हाय एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस लिमिटेशन एक्ट इन डिटेल। लिमिटेशन एक्ट को हम पूरी तरीके से करेंगे। उससे पहले मैं आपको डिटेल दे दूं कि आप अनअकैडमी के ऊपर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। वहाँ पे डिटेल के अंदर हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी अपनी प्रिपरेशन करनी है तो थ्रू इन अकेडमी आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर सकते हो। uh, तो यहाँ पे है क्या कि आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, कुशांग 10। कुशांग 10 अगर आप कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। देन यू विल compete विथ थाउजेंड ऑफ एस्पिरेंट्स एंड स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। जितने भी हमारे टॉपिक्स होंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, जूरिस्प्रूडेंस, या जितने भी हमारे मेजर टॉपिक्स हैं, माइनर लॉज है, सब कुछ कवर होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे तो इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लो क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर कोर्सेज और पीडीएफ सब कुछ मिलेगा। देन फ्री टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू स्टार्ट। ये आपकी आरजीएस एंड एचजीएस एग्जाम के लिए। ये आपकी स्क्रीन पे डेट शोज हो रही है। October 24 को एचजीएस टेस्ट 1 एट 6 PM, टेस्ट 2 31 अक्टूबर। देन 7 नवंबर को दो टेस्ट हैं, एक आरजीएस का है, एचजीएस के लिए है। देन आरजीएस का 14 नवंबर को एंड 21 नवंबर को। देन ये आपका रैपिड रिवीजन सीरीज है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं करण सांगवन सर, वैष्णवी बंसल मैम एंड फैजन खान सर के थ्रू। ठीक है, तो ये आप इसकी इन्फॉर्मेशन आपको अनअकैडमी में मिल जाएगी। ये एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर योर जुडिशरी 2021 प्रिपरेशन, ये सारे बैचेस हैं। देन मॉक टेस्ट है ऑन आईपीसी, जैसा कि पहले भी हमने देखा था। आईपीसी के ऊपर हर एक मंडे को, सीआरपीसी पे ट्यूसडे को, सीपीसी पे वेंसडे को एंड एविडेंस एक्ट पे हर एक थर्सडे को सुबह 9 बजे टेस्ट होगा। और उनका जो डिटेल डिस्कशन है वो सैटरडे संडे को होगा। ये फीस है जो आप अगर पर मंथ लेते हो तो 6875 पर मंथ पड़ता है। अगर 24 मंथ्स का एक साथ लेते हो तो 2291 रुपीज़ पड़ता है। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो कुशांग 10 KUSHANK10, तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। आप अनअकैडमी को यूट्यूब पे और टेलीग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने एक्ट के ऊपर। जो हमारा एक्ट है लिमिटेशन एक्ट, इसको अब हमने आज कवर करना है। ठीक है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन अभी और एग्जाम के पॉइंट व्यू से जल्दी से डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। देखो, सबसे पहले शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने बार ऑफ लिमिटेशन से मेनली चीज़ें देखनी है। ठीक है, तो क्या दे रखा है हमें इसके अंदर? सबसे पहले कि शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट की ये जो एक्ट है हमारा, इसको हम लिमिटेशन एक्ट, द लिमिटेशन एक्ट 1963 बोलेंगे। ठीक है, द लिमिटेशन एक्ट 1963 होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड होगा। इसको हटा दीजिए स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को। जब भी गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन लाएगी तब से ये फोर्स के अंदर आएगा। तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कब लाई थी? 1 जनवरी 1964 को। 1963 का एक्ट है, 1 जनवरी 1964 से एप्लीकेबल हो गया था। एप्लीकेंट कौन है? एप्लीकेंट हमारा पिटिशनर हो गया या कोई भी पर्सन जिसके थ्रू कोई भी एप्लीकेशन आती है। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड, जिसकी कोई प्रॉपर्टी जो है वो रिप्रेजेंट हो रही है बाय एप्लीकेंट एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या अदर रिप्रेजेंटेटिव। एप्लीकेशन के अंदर पिटीशन इंक्लूड होगी जहाँ पे एप्लीकेशन वर्ड आएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? जिसके अंदर हुंडी एंड चेक इंक्लूड होता है। दोनों चीज़ें इंक्लूड बता दी। ये सारी जो इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है नहीं, हम सेक्शन 3 के ऊपर आते हैं मेनली सबसे पहले। तो देखो, बार ऑफ लिमिटेशन क्या बोलता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 4 to 24 इंक्लूसिव, कि ये दोनों सेक्शंस है ना, ये दोनों इंक्लूडेड हैं। 4 से लेके 24 तक के सेक्शन जो जब आप कंप्यूट करोगे तो उनको ध्यान में रखना है लिमिटेशन के अंदर। एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, वर्ड याद रखना कि सूट क्या होगा? इंस्टीट्यूट होगा। अपील क्या होगी? प्रेफर होगी। एंड एप्लीकेशन क्या होगी? मेड होगी। तो हर एक सूट जो इंस्टीट्यूट हो रहा है, अपील जो प्रेफर हो रही है, एप्लीकेशन जो मेड हो रही है, आफ्टर द प्रेस्क्राइब पीरियड। जो प्रेस्क्राइब पीरियड हमें लिमिटेशन एक्ट के पीछे जब हम जाएंगे, जो हमें आर्टिकल्स के अंदर हमें लिमिटेशन पीरियड दे रखा है, उसके बाद जो भी आ रहा है शेल बी डिसमिस्ड। तो वो क्या हो जाएगा? जो हमारा सूट है, अपील है या एप्लीकेशन, वो क्या हो जाएगी? डिसमिस हो जाएगी। ऑल दो लिमिटेशन हैज़ नॉट बीन सेटअप एज डिफेंस, चाहे लिमिटेशन का डिफेंस डिफेंडेंट ने लिया हो या ना लिया हो, ये किसकी ड्यूटी है? कोर्ट की ड्यूटी है। कोर्ट अपने आप ही जो सूट है, अपील है, एप्लीकेशन है, उसको डिसमिस कर देगा। ठीक है, चाहे आप उसके अंदर ये डिफेंस लो या ना लो। तो ये कोर्ट की ड्यूटी है। जो कोर्ट है वो अपने आप ही यहाँ पे डिफेंस ले लेगा। अब इस एक्ट के लिए बता रहा है कि सूट इंस्टीट्यूटेड कब मानेंगे हम। तो सूट, अगर कोई ऑर्डिनरी सूट है तो वहां पे जब भी आप प्लेन प्रेजेंट कर रहे हो प्रॉपर ऑफिसर के सामने, तो आपका सूट इंस्टीट्यूटेड मान लिया जाएगा। अगर पॉपर सूट है, पॉपर कौन सा होता है? जो गरीब व्यक्ति का होता है, जिसको इंडिजेंट पर्सन भी बोलते हैं। अगर उसके केस में है तो व्हेन हिज एप्लीकेशन फॉर लीव टू स्यू ऑफ पॉपर इज मेड, तो जब भी उसकी एप्लीकेशन जो है एज अ पॉपर लगाई गई है कि भाई वो एज अ पॉपर अपना सूट करना चाहता है, जैसे हमें जब पॉपर के तौर पर सूट करना होता है तो पहले हमें एप्लीकेशन लगानी पड़ती है कि भाई मैं जो है कोर्ट फीस वगैरह नहीं पे कर पाऊंगा, आई एम अ पुअर पर्सन। तो जब भी वो एप्लीकेशन लगा रहा है तो उस दिन से उसकी वो एप्लीकेशन जिस दिन उसने लगाई है उस दिन से क्या माना जाएगा? उसका सूट इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। सेक्शन 14 पे आएंगे, वहां पे हमें बताएगा कि अगर ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो फिर जितने दिन उसकी एप्लीकेशन चली थी वो पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा, तब हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे।
एंड इन केस ऑफ क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी, अगर कंपनी के अगेंस्ट क्लेम किया जाता है विच इज बीइंग वाउंड अप बाय द कोर्ट, जिसको कोर्ट के द्वारा वाउंड अप किया जा रहा है, व्हेन द क्लेमेंट फर्स्ट सेंड इन हिज क्लेम टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर, तो जब भी क्लेमेंट अपना क्लेम भेज रहा है उसके ऑफिशियल लिक्विडेटर को, जैसे जब कंपनी वाउंड अप होती है तो उसका एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, तो जब भी इस तरीके से जो जो भी क्लेमेंट है जैसे क्रेडिटर है वो भेज रहा है कि मेरा इस कंपनी के अगेंस्ट ये लाइबिलिटी बनती है, अब जो कंपनी है बंद हो रही है, मुझे मेरी लाइबिलिटी मिलनी चाहिए, तो जिस भी दिन उसने अपना क्लेम भेजा है लिक्विडेटर को, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो होते हैं, ऑफिशियल लिक्विडेटर 1956 के एक्ट के हिसाब से होते थे जो कंपनीज एक्ट था, अब जो है नए के हिसाब से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होते हैं, वो भी 2016 का जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे अगर कर रहे हैं तो जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है उनको जब ये क्लेम भेजा जा रहा है क्रेडिटर के द्वारा, तो उस दिन से उनका सूट जो है क्लेम माना जाएगा कि इस दिन से उनका सूट जो है वो इंस्टीट्यूट हुआ है। पहली चीज ये आ गई कि सूट इंस्टीट्यूटेड वाली बात बता दी। देन एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, जो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम किया जाता है जैसे हम सीपीसी में पढ़ते हैं, सेट ऑफ क्या होता है, सेट ऑफ होता है जैसे कि कोई अमाउंट है, जैसे कि मैंने आप पे सूट किया 1000 रुपए के लिए, उल्टा आपने मेरे ऊपर क्लेम किया 500 रुपए के लिए। काउंटर क्लेम क्या होता है, काउंटर क्लेम इज लाइक अ वेपन, कि मैंने कोई आपसे पोजीशन मांगा, उल्टा आपने मेरे से इंजंक्शन मांग लिया उसके ऊपर, या मैंने इंजंक्शन किया आपने पोजीशन मांग लिया, तो काउंटर क्लेम में कुछ भी हो सकता है। तो इनमें से अगर कोई सूट है अगर क्लेम किया जा रहा है, शेल बी ट्रीटेड एज सेपरेट सूट, तो इसको सेपरेट सूट की तरह ट्रीट किया जाएगा। जैसे कि मैंने किया एज अ प्लेंटिव, आपने डिफेंडेंट के तौर पर कुछ सेट ऑफ मांगा, तो जो आपने सेट ऑफ मांगा ना उसको एक सेपरेट सूट माना जाएगा, उसके लिए आपको अलग से एक सूट नंबर नहीं मिलता, लेकिन वो एक सेपरेट सूट माना जाता है। अगर मेरा सूट मान लो बीच में डिसमिस हो गया है, कोई भी चीज हुई ना, तो आपका सूट वैसे का वैसा चलता रहेगा। शेल बी ट्रीटेड एज सेपरेट सूट एंड शेल बी डीम टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड, तो एक कब इंस्टीट्यूट मान जाएगा, पहले बता रहा है सेट ऑफ के केस में, ऑन द सेम डेट एज द डेट ऑन विच द सेट ऑफ इज प्लीटेड, जिस दिन भी सेट ऑफ प्लीट किया गया था ना, उसी दिन से मान लिया जाएगा कि आपका सूट जो है वो इंस्टीट्यूट हुआ है। एंड अगर काउंटर क्लेम की बारी है तो काउंटर क्लेम के अंदर कह रहा है जिस दिन ऑन द डेट ऑन विच द काउंटर क्लेम इज मेड इन कोर्ट, जिस दिन काउंटर क्लेम कोर्ट में किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस दिन सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है, जो ओरिजिनल सूट है, जैसे ए ने अगर बी के ऊपर सूट किया है 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को, और उससे 1000 रुपये मांगे हैं, बी जो है उसको काउंटर क्लेम करता है 5 तारीख को, 500 रुपये मांगता है, ठीक है। मान लो 500 रुपये 3 जीरो लगा दिए, 500 रुपये 2 जीरो आते हैं, 500 रुपये मांगता है, तो इसका 1 तारीख से ही माना जाएगा। यही कह रहा है ना, इन द केस ऑफ सेट ऑफ द सेम डेट एज अ सूट इन विच द सेट ऑफ इज प्लीटेड, जिस दिन भी सेट ऑफ मांगा जा रहा है, तो जिस सूट के अंदर मांगा जा रहा है, तो सूट की जो डेट थी ना वो डेट ही इसकी मान ली जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए कौन सी डेट है, 1 अक्टूबर ही मानी जाएगी कि इसने 1 अक्टूबर को किया था। लेकिन अगर काउंटर क्लेम होता है, तो काउंटर क्लेम अगर इसने 5 तारीख को किया होता तो 5 तारीख मानी जाती है कि इसने 5 तारीख को ये सूट इंस्टीट्यूट किया है, तो इसके लिमिटेशन के लिए ये डेट हो जाएगी। काउंटर क्लेम के केस में, सेट ऑफ के केस में 1 तारीख ही होगी, ठीक है। ये वाला सेक्शन 3 क्लियर। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा उसको। हम आते हैं सेक्शन 4 के ऊपर, एक्सपायरी और प्रेस्क्राइब पीरियड व्हेन द कोर्ट इज क्लोज। अब देखो सेक्शन 4 से लेके 24 तक हमने सारी चीजें देखनी है, सारी एक्सक्लूड हो जाएंगी एक तरीके से। कैलकुलेशन की बात हो रही है, कैसे हमने कैलकुलेट करना है अपना पीरियड। देखो अगर किसी दिन कोर्ट क्लोज है, तो वो वाला दिन जो है, अगर आपका उस दिन, जैसे मान लो आपको 30 डेज के अंदर अपनी कोई एप्लीकेशन करनी थी, ठीक है, और 38 डे जब आपको करनी थी उस दिन कोर्ट क्लोज था, ठीक है। तो उस पीरियड के अंदर क्या कह रहा है कि अगर इस तरीके की कोई चीज है, फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन एक्सपायर ऑन अ डे ऑन विच द कोर्ट इज क्लोज, तो जो सूट अपील या एप्लीकेशन है मे बी इंस्टीट्यूटेड प्रेफर और मेड ऑन द डे व्हेन द कोर्ट रीओपन, तो जिस भी दिन कोर्ट ओपन खुलता है वो वाले दिन पे आपको अपना सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो। लाइक 29 डेज बीत गए, आपका जो 38 डे था उस दिन ऐसी कोई हॉलीडे पड़ गई कि 4 दिन तक एक साथ छुट्टी थी, तो चारों के चारों दिन आपके कैलकुलेट नहीं होंगे। जब जब 5th डे कोर्ट खुलेगा, आप उस दिन अपना सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो, अपील फाइल कर सकते हो, जो भी चीज करनी है आप कर सकते हो, अपील एप्लीकेशन सूट सब कुछ कर सकते हो आप अपना इंस्टीट्यूट प्रेफर या मेड, ठीक है। अब जो कोर्ट है, अगर मान लो कि जैसे अगर इस दिन जब 5वें दिन भी खुला, हाफ डे के लिए खुला था, तो ये दिन भी एक्सक्लूड हो जाएगा। अगर नॉर्मल आवर्स में किसी दिन के लिए बंद भी है ना कोर्ट, तो वो डे भी आपका एक्सक्लूड हो जाएगा, अगर आखिरी दिन आपका वो दिन पड़ रहा है। जैसे 30वें दिन मान लो कि सिर्फ कोर्ट मॉर्निंग के लिए खुला, इवनिंग में बंद था, आफ्टर लंच बंद था, इस तरीके की कोई चीज थी, तो फिर आपका ये डे एक्सक्लूड हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे बोल रहा है। Within the meaning of this section, if the during any part of its normal working hours it remain closed on that day, अगर किसी भी इस तरीके से बंद रहा किसी भी दिन, तो फिर आपको टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा। सेक्शन 4 के अंदर इतना ही बताया, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। देन सेक्शन 5 पे आते हैं, एक्सटेंशन ऑफ पीरियड इन सर्टेन केसेस, की कुछ केसेस के अंदर जो आपका पीरियड है वो एक्सटेंड हो जाएगा, जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, ठीक है। एनी अपील और एनी एप्लीकेशन, अपील और एप्लीकेशन की बात कर रहा है, अपील और एप्लीकेशन की बात कर रहा है, ये ध्यान रखना, सूट की बात नहीं कर रहा। सूट के लिए हम कहा जाएंगे, सूट के लिए ऑर्डर 7 रूल 6 के लिए जाएंगे, यानी कि हम कॉन्डोनेशन ऑफ डिले कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा दिया जाए। लेकिन
लिमिटेशन में एक्ट में हम सिर्फ यहाँ पे अपील एप्लीकेशन के लिए करेंगे, और सूट के लिए अगर हमें ये चाहिए तो ऑर्डर 7 रूल 6 के अंदर जाएंगे, वहां पे जाके हम अपनी माफी मांगे। जब हम अपना सूट फाइल करेंगे ना, वहीं पे अपने ग्राउंड्स बता देते हैं कि क्यों हम जो है लेट हो गए, अपने सफिशिएंट ग्राउंड बता देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हमें कोई अपील या एप्लीकेशन करनी है तो यहाँ पे हमें अलग से एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, अगर हम लिमिटेशन पीरियड के बाद आ रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि हमें कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ता है अपीलेंट या एप्लीकेंट को कि भाई हम जो है लेट हो गए थे और उसके लिए कोई सफिशिएंट कॉज है। आपको सफिशिएंट रीजन शो करना पड़ेगा, और ये सफिशिएंट रीजन ऐसा कोई नहीं है कि आपको ये बात बताओगे तो सफिशिएंट मान ली जाएगी। हर एक केस के अंदर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस के हिसाब से देखा जाता है कि क्या सफिशिएंट कॉजेज हैं या क्या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी सेक्शन 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 5 के हिसाब से आपकी कॉन्डोनेशन की एप्लीकेशन लगती है, आपको माफी मिलती है, आपको लिमिटेशन पीरियड के बाद भी अलाउ कर दिया जाता है। लेकिन जब सेक्शन 5 की एप्लीकेशन अलाउ की जा रही है, कोर्ट को बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि जो अपोजिट पार्टी है जिसके अगेंस्ट लिमिटेशन को अलाउ किया जाएगा, एक तरीके से जो उसका एक राइट दिया गया था उसको लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से, अब वो उससे छीना जाएगा। तो कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है कि सच में कोई सफिशिएंट कॉज था या नहीं था सेक्शन 5 के अंदर। ठीक है, परफेक्ट, चलें आगे। चलो, लीगल डिसेबिलिटी की बात कर रहा है कि लीगल डिसेबिलिटी क्या होती है। अगर कोई पर्सन मान लो कोई सूट इंस्टीट्यूट करना चाहता है या एप्लीकेशन करना चाहता है, दो चीजें हैं, क्या क्या चीजें कर रहा है, सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है या एप्लीकेशन कर रहा है। एप्लीकेशन भी किस चीज की कर रहा है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री की। याद रखना क्या चीज कर रहे हैं हम, सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, एप्लीकेशन लगा रहे हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के लिए। तो एट द टाइम फ्रॉम विच द प्रेस्क्राइब पीरियड इज टू बी रेकन, तो जिस दिन से आपका प्रेस्क्राइब पीरियड कैलकुलेट होना शुरू होना है, जैसे मान लो आपके 30 डेज थे, वो कैलकुलेट होने शुरू होने थे जिस दिन से भी, अगर वो व्यक्ति अब माइनर, इंसेन या इडियट है, तो तीन चीजें आ गई, क्या है, माइनर, इंसेन या इडियट। तीनों चीजें याद रखना, माइनर, इंसेन या इडियट है। ही में इंस्टीट्यूट द सूट और मेक द एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड आफ्टर द डिसेबिलिटी है सीज। तो जब भी उसकी डिसेबिलिटी सीज होगी, जैसे कि वो अगर माइनर था तो माइनर जब वो खत्म होगा, इंसेन खत्म होगा या इडियट खत्म होगा, तो जब ये पीरियड खत्म होगा फिर उसके बाद उसका लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट होना स्टार्ट होगा। यहां तक समझ आ रही है चीजें? अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो where such person at the time from which the prescribed period is to be reckoned affected by two of such disability, अब मान लो वो इस तरीके की दो डिसेबिलिटी से सफर कर रहा था, यानी कि जैसे उसका अगर उसको सूट 1 अक्टूबर 2021 को करना था, ठीक है, विद इन 30 डेज करना था, अभी वो माइनर था, नेक्स्ट ईयर जाके 1 अक्टूबर 2022 में जाके माइनर से हटता है, लेकिन उसको क्या हो जाता है, वो इडियट हो जाता है, तो अभी भी उसका पीरियड चलता रहेगा। ठीक है, इसके हिसाब से हट जाना चाहिए था जो पहला क्लॉज हमने पढ़ा, लेकिन अभी उसके पास एक और डिसेबिलिटी आ गई कि अभी वो माइनर से तो हटा लेकिन इडियट होगा, तो जब इडियट से हटेगा ना तब उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट होना फिर से स्टार्ट होगा। ठीक है भाई, एक था फिर दूसरा वो खत्म हुआ, दूसरा स्टार्ट हो गया, तो ये चीज कह रहा है। He may institute a suit or make application within the same period after both disability have ceased, तो जब तक कि दोनों डिसेबिलिटी नहीं हटेगी तब तक वो सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता। ठीक है, सबसेक्शन 3 के अंदर आए, 6 के क्या बोलता है, वेयर द डिसेबिलिटी कंटिन्यूज अप टू द डेथ ऑफ द पर्सन, कि भाई जब तक वो मरा नहीं तब तक उसकी डिसेबिलिटी चल रही थी। जैसे कि एक पर्सन था, उसको सूट इंस्टीट्यूट करना था 2021 के अंदर, लेकिन अभी वो था क्या था कि इडियट था, और अभी उसको सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए क्या मिल गई, प्रोटेक्शन मिल गई कि भाई उसका लिमिटेशन पीरियड अभी शुरू नहीं होगा। अब क्या होता है, 2 साल बाद में 2023 में उसकी डेथ हो जाती है और उसको 5 साल के अंदर अपना सूट इंस्टीट्यूट करना था, तो उसका तो ये 5 साल का पीरियड ही भी शुरू नहीं हुआ। ठीक है, तो 2023 में इसकी डेथ हो गई, तो अब जो इसका आगे एलआर होगा ना, एलआर होगा, उसके लिए ये चीज स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही इसकी डेथ होगी तो एलआर को ये सूट इंस्टीट्यूट करना है, उसको ये टाइम पीरियड मिलेगा। लेकिन अगर मान लो कि जैसे ही इसकी डेथ हुई एंड उसके बाद उसके एलआर को जिसको सूट इंस्टीट्यूट करना था, जैसे उसका बेटा हो गया या कोई भी लीगल हेयर हो गया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया, वो भी अगर किसी डिसेबिलिटी से सफर कर रहा था, तो वो भी इस डिसेबिलिटी, जब तक उसके ऊपर डिसेबिलिटी चल रही है तब तक ये लिमिटेशन उसके लिए भी स्टार्ट नहीं होगा, जब उसकी भी डिसेबिलिटी हटेगी तब ये लिमिटेशन चलना स्टार्ट होगा। ठीक है, ये सब सेक्शन 3 के अंदर हमें बताया। आई होप इतना क्लियर हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए। सबसेक्शन 4 के ऊपर आते हैं, वेयर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव रेफर्ड इन सबसेक्शन 3 इज एट द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन whom he represent affected by any such disability, the rules contained in subsection 1 and 2 shall apply। तो वही बात बता रहा है कि अगर उसका आगे वाला जो एलआर है वो भी अगर किसी डिसेबिलिटी से गुजर रहा है तो उसके लिए भी फिर टाइम पीरियड जो है स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, वेयर अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी डाइज आफ्टर डिसेबिलिटी सीजेस, अब मान लो कि क्या होता है कि जैसे 2021 के अंदर एक पर्सन होता है, तो 2022 में उसकी जो डिसेबिलिटी है ना वो खत्म हो जाती है, तो उसका डिसेबिलिटी के बाद पीरियड स्टार्ट होता है लिमिटेशन का कि भाई उसको 5 साल में सूट इंस्टीट्यूट करना था। अब उसको 5 साल में करना था, तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसकी डेथ हो गई 2022 के अंदर, उसका लिमिटेशन स्टार्ट हो गया था 2022 में, लेकिन उसकी डेथ हो गई, तो अब जो इसका एलआर है उसको अब आगे सूट इंस्टीट्यूट करना होगा। ठीक है,
बट विद इन द पीरियड अलाउड टू हिम अंडर दिस सेक्शन हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव मे इंस्टीट्यूट सूट। तो अब उसका जो एलआर है वो सूट इंस्टीट्यूट करेगा या एप्लीकेशन लगाएगा आफ्टर द डेथ एज वुड अदरवाइज हैव बीन अवेलेबल दैट पर्सन हैज नॉट डाइड। तो उसको अब कितना पीरियड मिलेगा, जितना कि अगर ये जीवित होता ना, जो व्यक्ति मर गया, जितना पीरियड, जैसे मान लो उसको 4 साल और मिल रहे थे, तो इसके एलआर को भी अब सिर्फ 4 साल और ही मिलेंगे, उसको पूरे 5 साल नहीं मिलेंगे। जितना टाइम इसके लिए बचा था इस व्यक्ति के पास जिसकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो गई थी और उसका पीरियड स्टार्ट हो गया था, तो जो उसका एलआर है उसको भी कितना टाइम मिलेगा, सिर्फ उतने ही 4 साल और मिलेंगे। जितना उसके लिए बचा था अब उसको भी आगे उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सेक्शन 6 के अंदर ये बोलता है। देन सेक्शन 7 में बोलता है डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्संस। अब मान लो कि एक दो तीन ऐसे 3 पर्सन थे, ये क्या थे, इन तीनों को मिलकर सूट करना था। ज्वाइंडर ऑफ सूट्स होता है ना, ऑर्डर 1 के अंदर हम पढ़ते हैं सीपीसी के, तो उसके लिए बोल रहा है कि जब जहां पे वन ऑफ सेवरल पर्सन ज्वाइंटली एंटाइटल टू इंस्टीट्यूट अ सूट, कि ज्वाइंटली उनको सूट इंस्टीट्यूट करना था या एप्लीकेशन करनी थी एग्जीक्यूशन के लिए, और उनमें से कोई भी एक पर्सन जो है डिसेबिलिटी के अंदर है, एंड अ डिस्चार्ज कैन बी गिवन विदाउट द कॉन्फ्रेंस ऑफ सच पर्सन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो ये 3 लोग थे, 3 लोग में से ये तो ठीक, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये मान लो माइनर है। अब ये जो पर्सन है ना, इसके बिहाफ पे डिस्चार्ज कर सकता है किसको, डिफेंडेंट को, कि इसकी परमिशन की जरूरत नहीं है सूट के अंदर, ये डिस्चार्ज कर सकता है इसको कि ठीक है, अगर ये नहीं भी होगा ना तब भी जो डिफेंडेंट है अगर वो अपना जो भी क्लेम वगैरह उसने देना है वो दे देगा, तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा डिफेंडेंट। अगर इनमें से दोनों में से किसी के पास ये पावर है, तो जो पर्सन डिसेबल है उसको डिस्चार्ज करने की, जैसे उसका पार्टनर है, फैमिली मेंबर है, जैसे ज्वाइंट फैमिली में होता है, या फिर मैनेजर ऑफ हिंदू फैमिली होता है, एग्जीक्यूटर है, इस तरीके का कोई पर्सन है, ज्वाइंट एग्जीक्यूटर है, तो फिर इसको डिस्चार्ज भी कर सकता है कि भाई इसकी जरूरत नहीं है, हम दोनों ही सूट इंस्टीट्यूट कर देंगे, और जो डिफेंडेंट है अगर वो अपना काम पूरा कर देगा तो तीनों के अगेंस्ट वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे केस के अंदर जो टाइम लिमिटेशन पीरियड है वो उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन इस तरीके की सिचुएशन अराइज होगी। तो उसके लिए उस सिचुएशन में इसकी हमें लीगल डिसेबिलिटी रिमूव होने की वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये चीज नहीं होती कि ये डिस्चार्ज नहीं कर सकता इस वाले व्यक्ति को, तो फिर हमें इसको वेट करना पड़ेगा जब तक इसकी लिमिटेशन खत्म नहीं होती, तब तक इस सूट का लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। यही बात बता रहा है। टाइम विल रन अगेंस्ट देम ऑल बट देयर नो सच डिस्चार्ज कैन बी गिवन, कि अगर इस तरीके से वो डिस्चार्ज नहीं करता, टाइम विल नॉट रन अगेंस्ट एनी ऑफ देम, कि किसी भी के अगेंस्ट ये टाइम पीरियड रन नहीं करेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के अंदर बोल रहा है दिस सेक्शन अप्लाइज टू डिस्चार्ज फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ लायबिलिटी इंक्लूडिंग लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये जो डिस्चार्ज करना है किसी भी तरीके की लायबिलिटी से डिस्चार्ज करता हो, कर सकता हो, ये चीज बोल रहा है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन मैनेजर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली गवर्न बाय मिताक्षरा लॉ शेल बी डीम टू कैपेबल ऑफ गिविंग डिस्चार्ज विदाउट कॉन्फ्रेंस ऑफ द अदर मेंबर्स। तो यहाँ पे देखो जो मैनेजर है ना, इसके पास ये लायबिलिटी होती है। मतलब कि मान लो कि जो प्लेंटिव 2 बंदे बनने थे, एक मैनेजर बनना था, किसी के घर का कोई पर्सन बनना था जो माइनर था, जैसे मान लो ए था, तो इसके पास ये कैपेसिटी है कि ये इसको डिस्चार्ज कर सकता है। तो यहाँ पे अगर ऐसे किसी को सूट करना था तो इसके लिए लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये इसके घर का इस तरीके से मैनेजर नहीं होता हिंदू फैमिली का, और ये कोई और होता ए और ये माइनर होता, तो फिर इनके लिए लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होता जब तक कि इसकी लायबिलिटी रिमूव नहीं होती। सेक्शन 7 आई होप समझ आया अच्छे से, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। सेक्शन 8 पे आते हैं, स्पेशल एक्सेप्शंस। तो ये जो स्पेशल एक्सेप्शन की बात कर रहा है कि जो सेक्शन 6 में पढ़ा, सेक्शन 7 में पढ़ा, नथिंग इन सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 अप्लाइज टू सूट टू एनफोर्स राइट्स ऑफ प्रीएम्पशन। की प्रीएम्पशन के राइट के ऊपर, ये जो दोनों हमने डिसेबिलिटीज पढ़ी थी ना 6 और 7 वाली, वो प्रीएम्पशन के राइट के ऊपर नहीं चलेगी। प्रीएम्पशन वाला राइट क्या होता है, नेबर वाला राइट, कि अगर जैसे ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है, तो ये वाला जो पर्सन अगर अपनी प्रॉपर्टी को बेचेगा ना, तो पहले इससे इसको ऑफर करेगा कि आप मेरी प्रॉपर्टी खरीद लो। अगर ये मना करेगा तो फिर ये आगे किसी को बेचने चाहेगा, अदरवाइज पहले इसको बेचनी पड़ेगी। तो अगर इस तरीके का कोई सूट होना है तो उसके अंदर जो हमने सेक्शन 6 में डिसेबिलिटी पढ़ी है, माइनर, इंसेन और इडियट वाली है, सेक्शन 7 में पढ़ी है कि ज्वाइंट पर्सन है इस तरीके के, तो वो दोनों लिमिटेशन इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी प्रीएम्पशन वाले सूट पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन, यहाँ तक हमारी एक बात आ गई। फिर यहाँ पे देखो बीच में बोल रहा है और शेल बी डीम टू एक्सटेंड फॉर मोर देन 3 years फ्रॉम द सेसेशन ऑफ डिसेबिलिटी और डेथ ऑफ अ पर्सन अफेक्टेड देयर बाय। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि ये जो पीरियड था ना, ये 3 साल से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। यानी कि जैसे मान लो अगर कोई पर्सन है, ए है, ठीक है, ए की डिसेबिलिटी चल रही थी, ये क्या था, माइनर था, एंड ये जो है मान लो आज जो है इसकी माइनर जो इनएबिलिटी है वो खत्म होती है। ठीक है, माइनर से खत्म हुआ। अब एक ऐसा सूट था जिसके लिए इसके पास क्या एबिलिटी थी, क्या इसको लिमिटेशन पीरियड था, 12 साल का था, 12 years का था। तो ये बोल रहा है कि इसको 12 साल नहीं मिलेंगे इसकी डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद, इसको मैक्सिमम 3 साल मिलेंगे।
जब भी इसकी डिसेबिलिटी खत्म होगी ना तो मैक्सिमम 3 साल मिलेंगे। अगर लिमिटेशन जैसे मान लो 1 साल का पीरियड था तो 1 साल मिलेगा। अगर 3 साल से ऊपर का था तो मैक्सिमम 3 ईयर्स मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, पूरे 12 साल नहीं मिलेंगे। अगर उसकी जो लेबिलिटी, अगर वो डिसेबिलिटी जब खत्म हो रही है उसके बाद से, यही चीज बोल रहा है कि मैक्सिमम 3 साल का ही टाइम मिलेगा। जब वो डिसेबिलिटी खत्म हो रही है, अगर उसके बाद उस सूट के उसके पास सूट करने के लिए 12 साल भी थे, तब भी उसको कितने टाइम मिलेगा? 3 साल ही मिलेंगे, मैक्सिमम 3 साल मिलेंगे। उससे कम था तो वो वाला टाइम, अगर 3 साल से ज्यादा था तो मैक्सिमम 3 साल, उससे ज्यादा का टाइम पीरियड नहीं मिलेगा ये डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद। समझ आया होगा अच्छे से। चलो सेक्शन 9 पे आते हैं, कॉन्टिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये बोलता है कि अगर आपका टाइम पीरियड एक बार ही चलना स्टार्ट हो गया तो कोई भी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी या इनएबिलिटी जो है उस टाइम पीरियड को रोक नहीं पाएगी। ठीक है, आपका एक बार ही टाइम पीरियड चलना स्टार्ट हो गया तो अब कुछ भी उसको रोक नहीं सकता। एक बार ही टाइम स्टार्ट तो वो स्टार्ट, अब कोई डिसेबिलिटी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपका टाइम पीरियड रुकेगा नहीं। Provided that where the letter of administration to estate of creditor have been granted to his debtor, the running of the period of limitation for a suit to recover the debt shall be suspended while the administration continues। अब ये वाली एक एक्सेप्शन दे दी इसकी, जो हम जहाँ पे अगर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया, जैसे किसी की प्रॉपर्टी है किसी को और को दी गई है कि आप इसको देखभाल कीजिए डेटर क्रेडिटर के केस के अंदर, तो वहां पे ये पीरियड स्टॉप हो जाता है, अदरवाइज ये पीरियड स्टॉप नहीं होता है एज पर सेक्शन 9। ठीक है, कोई डाउट कमेंट करना, आई विल श्योरली रिप्लाई। सेक्शन 10 के ऊपर आते हैं, सूट अगेंस्ट ट्रस्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो क्या बोल रहा है कि ट्रस्टीज या उनके रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट बोल रहा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द फोरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, पहले की बातें सारी गई। नो सूट अगेंस्ट अ पर्सन टू हुम प्रॉपर्टी हैज बिकम वेस्टेड इन ट्रस्ट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस। कि अब क्या बोल रहा है कि कोई भी सूट जो है किसके अगेंस्ट के लिए बोल रहा है, अगर किसी व्यक्ति को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई प्रॉपर्टी दी गई है। देखो ट्रस्ट के अंदर क्या होता है, जैसे ये पर्सन होता है, ये कौन होता है? जो अपनी प्रॉपर्टी देता है, किसको देता है? ट्रस्टी को देता है कि भाई आप इस प्रॉपर्टी से देखभाल करना और इसका जो भी बेनिफिट आएगा बेनिफिशरीज को देना। बेनिफिशरीज को देना, जैसे ए बी स्कूल्स नहीं होते, स्कूल इसी तरीके से होते हैं कि प्रॉपर्टी इसकी होती है और ये किसी को देता है जिसको हम ट्रस्टी बोलते हैं, और वो आगे बेनिफिशरीज को उससे बेनिफिट देता है। or against legal representative or assigns for the purpose of the following in their hands for such property or the proceed thereof or for an account of such property or proceed shall be barred by any length of time। तो ये जो लोग है ना, इनके ऊपर कोई लेंथ ऑफ टाइम नहीं होगा इसके ऊपर सूट करने के लिए। यही बोल रहा है, देखो क्या कह रहा है, नो सूट अगेंस्ट अ पर्सन इन होम प्रॉपर्टी हैव बिकम वेस्टेड, कि ये जो पर्सन जिसको प्रॉपर्टी क्या की है, वेस्ट की गई है इन ट्रस्ट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे यहाँ हमने स्कूल के पर्पस के लिए दे दी, किसी भी पर्पस के लिए देते हैं, या फिर इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट, या जिसको भी इसने असाइन किया उसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ फॉलोइंग इन हिज और देयर हैंड सच प्रॉपर्टी और प्रोसीड देयर ऑफ और फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ सच प्रॉपर्टी और प्रोसीड शैल बी बार्ड बाय एनी लेंथ ऑफ टाइम। अब देखो क्या होता है कि जैसे मान लो ये जो पर्सन है ना, अब इसको पैसा मिल रहा है इस प्रॉपर्टी से, मान लो बच्चों की फीस मिली, इसने क्या किया, इसको ना अपने पर्सनल जाके गाड़ी खरीद ली, इससे कार खरीद ली। तो इन इस चीज के लिए अगर बेनिफिशियरीज को उसके ऊपर सूट करना है तो इनके ऊपर कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं होगा, ये चीज बोल रहा है यहाँ पे सेक्शन 10 के अंदर। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एनी प्रॉपर्टी कंप्राइज इन हिंदू मुस्लिम और बुद्धिस्ट रिलीजियस और चैरिटेबल एंडोमेंट शैल बी डीम टू बी प्रॉपर्टी वेस्टेड इन ट्रस्ट। तो इनमें से किसी भी पर्पस की प्रॉपर्टी वो सारी की सारी क्या मानी जाएगी, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी, सबके ऊपर ये चीज एप्लीकेबल हो। देन सेक्शन 11 के ऊपर आते हैं, सूट ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर इनटू आउटसाइड द टेरिटरी टू विच द एक्ट एक्सटेंड्स, कि आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एंटर कर रहे हो जो कि इस टेरिटरी से बाहर है, जहां पे लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा, तो सूट्स इंस्टीट्यूटेड इन द टेरिटरीज, की सूट कहां पे इंस्टीट्यूट हो रहे हैं, टू विच द एक्ट एक्सटेंड्स, की जहां पे एक्ट एक्सटेंड हो रहा है, ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इन द स्टेट ऑफ, ये जम्मू कश्मीर हटा दो, जम्मू कश्मीर वाली बात अब है नहीं, और इन फॉरेन कंट्री शैल बी सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ लिमिटेशन कंटेन्ड इन दिस एक्ट। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर जिसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं हुआ, वहां पे भी अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ जा रहा है, उसके लिए सूट यहाँ पे किया जा रहा है, तो उसके ऊपर भी लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड होगा, उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। देखो दोबारा से एक बार रीड करो क्या बोल रहा है, बेयर एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, सूट्स इंस्टीट्यूटेड इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड, की कहां पे सूट कर रहे हो आप, जहां पे एक्ट एक्सटेंड हो रहा है, यानी कि इंडिया में एक्सटेंड हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप सूट कर रहे हो जो कॉन्ट्रैक्ट आपने कहां पे किया था, फॉरेन कंट्री में किया था, कंट्री शेल बी सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ रेगुलेशन कंटेन्ड इन दिस एक्ट। तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे आकर सूट कर रहे हो तो उसके ऊपर भी लिमिटेशन एक्ट एक्सटेंड होगा, यानी कि अगर ए और बी ने बाहर कहीं बैठ के कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके लिए वो इंडिया में आके सूट कर रहे हैं, तो उनके लिए उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल होगा। फिर क्या बोल रहा है सबसेक्शन 2 के अंदर, नो रूल ऑफ लिमिटेशन इन फोर्स इन जम्मू कश्मीर हटा दो, इन फॉरेन कंट्री की कोई भी जो रूल है लिमिटेशन का फोर्स के अंदर फॉरेन कंट्री के अंदर, शेल बी अ डिफेंस टू सूट इंस्टीट्यूटेड इन द सेट टेरिटरीज ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू द स्टेट और ऑन इन अ फॉरेन कंट्री अनलेस, की क्या बोल रहे हैं कि अगर आप कोई डिफेंस लेते हो, यानी कि मान लो ए और बी ने मिलके इंग्लैंड में बैठ के कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके लिए वो इंडिया में आके सूट कर रहे हैं,
ठीक है। और इंडिया में उसका लिमिटेशन पीरियड है 3 ईयर्स। तो वो कोई ऐसा कोई डिफेंस नहीं लेंगे जिसके लिए इंग्लैंड के लिमिटेशन पीरियड में दे रखा हुआ। इंग्लैंड के अंदर लिमिटेशन दिया था 5 साल का, और इंडिया में आके बोलता है कि यहाँ तो 3 साल का है, और वो जो अपोजिट पार्टी है, जैसे मान लो डिफेंडेंट है या प्लेंटिफ है, वो आके ये डिफेंस लेता है कि वहां तो 5 साल का था, यहाँ 3 साल का, इसलिए मेरा सूट मेंटेन करने दिया जाए। प्लेंटिफ ही बोलेगा ये बात कि भाई मैं तो 4th ईयर में आ गया हूँ, वहां तो 5 साल का पीरियड है, लेकिन यहाँ 3 साल का पीरियड है, तो मेरे को वहां का डिफेंस मिल जाए, ये चीज अलाउ नहीं होगी अनलेस द रूल हैज एक्सटिंग्विश द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन क्या डिफेंस लिया जा सकता है, मान लो कि वहां पे 2 साल का पीरियड था और इंडिया में 3 साल का पीरियड था, तो जो अपोजिट पार्टी है ना, फिर ये डिफेंस ले सकती है कि वहां तो 2 साल का पीरियड था और इंडिया में 3 साल है, वहां के हिसाब से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके पास से लिमिटेशन जो है, मतलब रेमेडी जो है वो चली गई है सूट इंस्टीट्यूट, तो आप ले सकते हो। यानी कि अगर बाहर की कोई भी जो रूल्स है वो आपसे आपका लिमिटेशन पीरियड ले रही हैं, तो आप उसकी डिफेंस ले सकते हो। अगर वो नहीं ले रही हैं, तो फिर आप उसका डिफेंस नहीं लोगे। जैसे आपको एग्जांपल दिया कि वहां पे 4 साल का, इंडिया में 3 साल का, तो आप ये डिफेंस नहीं ले सकते कि भाई मैं तो वहां पे 4 साल है, इंडिया में 3 साल है, मैं चौथे साल पे आ रहा हूँ तो सूट इंस्टीट्यूट कर लूंगा, ठीक है। लेकिन बाहर 2 साल था, इंडिया में 3 साल था, 3rd ईयर आता हूँ कहता हूँ इंडिया में 3 साल अलाउड थे, तो भी आपके पास जो 2 साल वाली बात थी वो एप्लीकेबल रहेगी कि आप 2 साल बाद अपना सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते थे। लेकिन साथ साथ क्या कंडीशन होनी चाहिए, एंड बड़ा, यानी कि दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए कि ये जो रूल है वो एक्सटिंग्विश करेगा कॉन्ट्रैक्ट को, एंड द पार्टीज वर डोमिसाइल्ड इन द स्टेट इन फॉरेन कंट्री, कि जो पार्टीज थी वो कहाँ पे डोमिसाइल होनी चाहिए, फॉरेन कंट्री में ही डोमिसाइल होनी चाहिए, इन दैट स्टेट और इन फॉरेन कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड प्रिस्क्राइब बाय सच रूल। तो जैसे मान लो कि वो इंग्लैंड के ही डोमिसाइल होने चाहिए थे अगर वो इंग्लैंड का डिफेंस ले रहे थे। तो आई होप सेक्शन 11 तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। सेक्शन 12 के ऊपर आते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब कंप्यूटेशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ये जो है ना एक्सक्लूजन करेगा, 12 13 14 15 तक एक्सक्लूजन करेगा, देन 16 17 18 ये सारे जो सेक्शन है ये पोस्टपोन करेंगे टाइम, ठीक है। सेक्शन 12 क्या बोलता है, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग, की लीगल प्रोसीडिंग का जो टाइम है उसको एक्सक्लूड करने की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन को हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी सूट, अपील या एप्लीकेशन के अंदर, द डे फ्रॉम विच द सच पीरियड इज टू बी रेकॉर्ड शैल बी एक्सक्लूड। तो जिस दिन से आपको अपना टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है वो टाइम पीरियड आपके लिमिटेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। जैसे मान लो कि आप 1 तारीख से अपना सूट इंस्टीट्यूट करने वाले थे, तो आपका 1 तारीख वाला डे जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, 2 तारीख से आपके 30 दिन कैलकुलेट होने शुरू होंगे, ठीक है। तो जो सा दिन है उसको एक्सक्लूड कर देंगे, जिस दिन से आपका टाइम पीरियड शुरू होना है। अगर 1 तारीख से शुरू होता तो 1 तारीख इंक्लूड नहीं होगा, 2 तारीख से आपके 30 दिन गिने जाएंगे। देन सबसेक्शन 2 में बोलता है कि जो अगर हमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट करना है किसी अपील, एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील, या फिर रिवीजन या रिव्यू ऑफ जजमेंट के लिए, तो यहाँ पे कौन कौन सा टाइम पीरियड एक्सक्लूड होगा, द डे ऑन विच द जजमेंट कंप्लेंट ऑफ वाज प्रोनाउंस। तो जिस दिन भी आपकी जजमेंट आई है जिसके अगेंस्ट आप अपील में जा रहे हो या रिव्यू के अंदर जा रहे हो, तो वो वाला दिन एक आपका इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपको टाइम चाहिए था उसकी कॉपी ऑब्टेन करने के लिए डिग्री की, इसके लिए ना मैं एक अलग से भी वीडियो बना रखी है सेक्शन 12 की, उसको भी देखना, आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ रैपिड रिवीजन के तौर पर, वो करोगे ना बहुत जल्दी अच्छे से 12 याद हो जाएगा, अगर कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर, ठीक है। इसको याद करने का एक मेथड बना रखा था मैंने, वो देख लेना। तो अगर कोई सूट है उसके लिए जिस दिन से आपका टाइम कैलकुलेट होना है वो इंक्लूड हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, उसको इंक्लूड नहीं करोगे। अगर कोई अपील है, लीव टू अपील है, कोई भी रेफरेंस रिव्यू उसके अंदर आपने जाना है, रिवीजन या रिव्यू के अंदर जाना है, तो पहली चीज तो जिस दिन आपका जजमेंट आया वो वाला दिन इंक्लूड नहीं होगा लिमिटेशन कैलकुलेट करने के लिए। दूसरा जो आपका टाइम पीरियड है डिग्री की कॉपी ऑब्टेन करने के लिए, वो वाला पीरियड इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। सेंटेंस, ऑर्डर, अपील, जिसके भी अगेंस्ट आप अपील में जा रहे हो, उसको जो पीरियड लेने का पीरियड है निकालने का, कॉपी निकालने का, तो वो वाला पीरियड आपका इंक्लूड नहीं होगा। तो ये वाला पीरियड जो है दोनों एक्सक्लूड हो जाएंगे। जैसे मान लो आपका 1 तारीख को जजमेंट आया, आपने एप्लीकेशन लगाई कि सर्टिफाई कॉपी चाहिए, आपको 4 दिन लग गए, तो वो 4 दिन जो है आपके कैलकुलेट नहीं होंगे लिमिटेशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो 5 तारीख से फिर आपका लिमिटेशन पीरियड का कैलकुलेशन शुरू होगा कि 30 दिन वहां से शुरुआत होंगी। देन थर्ड आता है, अगर आप कोई डिक्री या ऑर्डर जिसके अगेंस्ट आप अपील में जा रहे हो, जिसको आप रिवाइज, रिव्यू ये सब कराना चाहते हो, या कोई भी एप्लीकेशन कर रहे हो लीव टू अपील के लिए, डिक्री की ऑर्डर के लिए, तो जो भी टाइम रिक्विजाइट है कॉपी ऑफ जजमेंट को ऑब्टेन करने के लिए शैल बी एक्सक्लूडेड। तो ये बात मैंने आपको बताई थी, डिक्री की कॉपी निकालने के लिए भी और जजमेंट की कॉपी निकालने के लिए भी जो टाइम लग रहा है वो आपका एक्सक्लूड हो जाएगा, दैट विल बी नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग योर पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट करना, आई विल श्योरली रिप्लाई। वैसे समझ आ गया होगा, कोई डाउट होगा नहीं। और डिटेल में समझना हो सारे किसी भी सेक्शन को तो आप मेरी स्पेसिफिक वीडियोस देख लेना, 12 की वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या मेथड है। आपको शांग मित्तल के नाम से सेक्शन 12 ऑफ लिमिटेशन एड करोगे या प्लेलिस्ट में जाकर चेक करोगे, वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी और बहुत ज़्यादा डिटेल में करना हो तो आप अनअकैडमी भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हमने बहुत डिटेल में 1 1 घंटे के लिए के पूरे लेक्चर्स में इनको समझा है विद एग्जाम्पल्स, बहुत सारी चीज़ों को।
देन सबसेक्शन 4 पे आता है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड, कि आप किस चीज के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हो, अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए। तो जो टाइम रिक्वायर्ड है इस कॉपी को ऑब्टेन करने के लिए, अवार्ड की कॉपी को ऑब्टेन करने के लिए, वो पीरियड भी आपका एक्सक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 पॉइंट हमने पढ़े हैं सेक्शन 11 12 के अंदर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अंडर दिस सेक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग कॉपी ऑफ डिक्री और ऑर्डर एनी टाइम टेकन बाय कोर्ट टू प्रिपेयर द डिक्री और ऑर्डर बिफोर एन एप्लीकेशन फॉर अ कॉपी देयरऑफ इज मेड शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड। इस बात को समझना कि आपका जजमेंट आया 1 तारीख को, अगर कोर्ट को कोई टाइम लग रहा है जजमेंट को प्रिपेयर करने में या डिग्री को प्रिपेयर करने में, तो वो वाला टाइम जो है वो आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन में चलेगा। जब आपने फिर अपनी एप्लीकेशन लगाई और जब आपको वो मिली कॉपी, वो वाला टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा एंड देन योर टाइम विल स्टार्ट टू रन, वो बिगिन टू रन हो जाएगा कि अब 5 तारीख को आपको कॉपी मिली तो वहां से फिर आपका लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोर्ट को टाइम लग रहा है जजमेंट लिखने में या डिग्री लिखने में, जिसकी भी आप कॉपी निकाल रहे हो, वो वाला टाइम आपका लिमिटेशन में ही रहेगा, उसको आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है। देन सेक्शन 13 बोलता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केस वेयर लीव टू स्यू और अपील और पेपर इज अप्लाइड फॉर, वही वाली बात जो मैंने आपको शुरू में बता दी थी सेक्शन 4 के अंदर ही, कि जो पॉपर सूट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले एप्लीकेशन लगानी पड़ती है ना। तो ये जो एप्लीकेशन हमने लगाई, अगर मान लो ये एप्लीकेशन क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, तो ये जो आपका पीरियड था ना एप्लीकेशन, जिस टाइम पे आपकी एप्लीकेशन सुनी जा रही थी, इस टाइम को आपको पीरियड ऑफ लिमिटेशन के लिए कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, ये वाला एक्सक्लूड हो जाएगा। अब आप जब अपना सूट इंस्टीट्यूट करोगे, जो भी आपकी फीस पे करनी है, वहां से फिर आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। यही बात यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, कोई डाउट कमेंट करना, बार बार बोल रहा हूँ। सेक्शन 14 के ऊपर आते हैं, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम पीरियड प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट जुरिडिक्शन, कि आप क्या करते हो, जिस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं थी उस कोर्ट के पास आप प्रोसीडिंग कर लेते हो बोनाफाइडली, ये वर्ड याद रखना, इन गुड फेथ, जानबूझकर नहीं, इन गुड फेथ। तो जो पीरियड आपका वहां पे वेस्ट हुआ, वो वाला पीरियड आपका एक्सक्लूड हो जाएगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो वही बोल रहा है कि अगर आपको अपना पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट करना है लिमिटेशन के लिए, किसी भी सूट के लिए, जिस वक्त जो प्लेंटिफ है उसने प्रोसिक्यूट किया था पूरी अपनी ड्यू डिलीजेंस के साथ, अपनी पूरी अच्छे से जांच वगैरह करके, another civil proceeding whether in the court of first instance or appeal or revision against the defendant shall be excluded। तो ये जो पीरियड है वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। where the proceeding relate to the same matter in issue and is prosecuted in good faith in the court which from the defect of jurisdiction or other cause of like nature is unable to entertain it। तो अगर jurisdiction नहीं थी, उस कारण से डिफेक्ट ऑफ jurisdiction के कारण आपने गलत कोर्ट के अंदर आप आ गए थे, तो जो आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो क्या हो जाएगा, वो वाला इतना टाइम पीरियड जो आप गलत कोर्ट में रहे वो वाला आपका एक्सक्लूड हो जाएगा। अब आप सही कोर्ट में जाके अपनी प्रोसीडिंग आगे कर सकते हो। वो वैसे भी अगर जुरिडिक्शन नहीं होती, टेरिटोरियल पिक्यूनरी कोई भी जुरिडिक्शन नहीं होती, तो कोर्ट की क्या ड्यूटी होती है कि वो आपकी प्लेंट आपको लौटा देता है, हम सीपीसी में पढ़ते हैं ना। तो वो जो भी आपका पीरियड है ना वो एक्सक्लूड हो जाएगा, वो आप माना जाएगा कि आप सही कोर्ट में आए थे, इस तरीके से माना जाएगा। अगर आप सही से बोनाफाइडली आए थे, गुड फेथ में आए थे, तो फिर आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन जब आप सही कोर्ट में जाओगे वहां से देखा जाएगा। ठीक है, ये चीज किसके लिए है, सूट के लिए बोली है। सेम चीज किसके लिए बोल रहा है यहाँ पे, एप्लीकेशन के लिए बोल रहा है। यहाँ सूट के लिए बोली, सेम चीज यहाँ किसके लिए बोल रहा है, एप्लीकेशन के लिए बोल रहा है। आप गलत कोर्ट में गुड फेथ के अंदर चले गए थे ऑन द डिफेक्ट ऑफ जुरिडिक्शन, तो आपका वो वाला पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा। अदर कॉजेज ऑफ लाइक इट नेचर एक्सप्लेनेशन में भी बताएगा कि क्या होते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन रूल 2 ऑफ ऑर्डर 23 ऑफ सीपीसी, ये विड्रॉल ऑफ सूट की बात होती है यहाँ पे ऑर्डर 23 के अंदर। The provisions of subsection 1 shall apply in relation to fresh suit instituted on permission granted by the court under rule 1 of that order। तो बोल रहा है कि कोई भी जो चीज है रूल 2 ऑफ ऑर्डर 23 के अंदर जो दी गई है, तो जो सबसेक्शन 1 की बात बोल रहा है, ये वाला जो सबसेक्शन है 14 का 1 है, तो शेल अप्लाई, तो ये जो चीजें अप्लाई नहीं होगी इन टू अ फ्रेश सूट इंस्टीट्यूटेड ऑन परमिशन ग्रांटेड बाय द कोर्ट। तो वहां पे विड्रॉल हम कैसे करते हैं, ऑर्डर 23 के अंदर हम कोर्ट से परमिशन लेते हैं विद परमिशन टू फाइल फ्रेश सूट, तो उसके ऊपर कह रहा है कि अप्लाई नहीं होगा वेयर सच परमिशन इज ग्रांटेड ऑन द ग्राउंड दैट द फर्स्ट सूट मस्ट फेल बाय रीजन ऑफ डिफेक्ट इन जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट और अदर कॉजेज ऑफ लाइक नेचर। ठीक है, सबसेक्शन 3 के अंदर ऑर्डर 23 की बात कर रहा है। कोई डाउट कमेंट करना। एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या बोलता है, in excluding the time during which the former civil proceeding was pending, the day on which the proceeding was instituted and the day on which the end shall both be counted। तो जिस दिन आपने वहां पे सूट डाला था वो वाला टाइम कैलकुलेट होगा, और जिस दिन आपका वहां से निकला विड्रॉ हुआ वो वाला भी कैलकुलेट होगा। तो बीच में जब आपकी प्रोसीडिंग चली ना, सिर्फ वही वाला टाइम जो आपका एक्सक्लूड होगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन के लिए। जिस दिन आपने डाला था वो भी इंक्लूड होगा, जिस दिन आपको वहां से निकला वो भी इंक्लूड होगा।
देन बी में बोल रहा है कि प्लेंटिफ और एन एप्लीकेंट रेजिस्टिंग एन अपील शेल बी डीम टू बी प्रोसिक्यूटिंग अ प्रोसीडिंग, को सिंपल सी बात बोल रहा है। देन मिस ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन शेल बी डीम टू बी कॉजेज ऑफ लाइक नेचर, की अगर मिस ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज हैं तो हम उसको कॉजेज ऑफ लाइक नेचर बोलते हैं। मिस ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज क्या होते हैं कि जो भी नेसेसरी या प्रॉपर पार्टीज थे उनको हमने पार्टी नहीं बनाया, ठीक है, वो होता है हमारा मिस ज्वाइंटर। तो ये भी कॉजेज ऑफ लाइक नेचर ही है, इनको हम डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन की तरह ही मानेंगे। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 15। कुछ कुछ और केसेस के अंदर भी, जो सर्टेन अदर केसेस के अंदर बोल रहा है कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो जब हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं किसी सूट या एप्लीकेशन के लिए, कौन सी एप्लीकेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की, द इंस्टीट्यूशन और एग्जीक्यूशन ऑफ विच हैज बीन स्टेड बाय इंजंक्शन, जिसकी जो एग्जीक्यूशन या इंस्टीट्यूशन है वो कैसे स्टे हो रखी है, इंजंक्शन लगा हुआ है उसके ऊपर या फिर ऑर्डर आया हुआ है कोई भी, द टाइम फॉर कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द इंजंक्शन और ऑर्डर, द डे ऑन विच इट वॉज इशूड और मेड एंड द डे ऑन विच इट वॉज विदड्रॉन शेल बी एक्सक्लूडेड। तो ये जो आपका पीरियड है ना, जिस जिस वक्त उसके ऊपर स्टे लगा हुआ है, वो वाला टाइम पीरियड आपका एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका कोई भी सूट है या कोई भी एप्लीकेशन है, उसके लिए आपको पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट करना है और उसके अंदर कोई भी इंस्टीट्यूशन या एग्जीक्यूशन के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्टे लगा हुआ है, किस तरीके से, इंजंक्शन से या किसी भी ऑर्डर से, तो जो टाइम पीरियड है उस इंजंक्शन या ऑर्डर का वो भी आपका एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, जिस दिन आपके ऊपर आपको वो स्टे आया था जिस दिन, वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा, और जिस दिन वो स्टे हटा है आपके ऊपर से या ऑर्डर हटा है वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा। तो सारा पीरियड जो आपका है ना स्टे वाला, वो सारा आपका एक्सक्लूड हो जाएगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन के लिए। ठीक है, देन बोल रहा है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट फॉर विच नोटिस हैज बीन गिवन और फॉर विच द प्रीवियस कंसेंट और सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटीज रिक्वायर्ड, जैसे सेक्शन 80 के अंदर होता है ना सीपीसी के, क्या कि हमें पहले नोटिस भेजना पड़ता है अगर हम किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट कोई सूट करना चाहते हैं, 2 मंथ का पीरियड देना पड़ता है, तो उसके लिए बोल रहा है ये। या फिर प्रीवियस ग्रांट लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट करना है किसी ऐसे सूट के अंदर जिससे हमें पहले नोटिस देना पड़ता है या फिर प्रीवियस कंसर्न लेनी पड़ती है गवर्नमेंट की और एनी अदर अथॉरिटी की, इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स द पीरियड ऑफ सच नोटिस, तो ये जो नोटिस का पीरियड था, जैसे 2 महीने का पीरियड था या जो भी कंसर्न लेने का टाइम था, वो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा हमारे लिमिटेशन को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ये जो 2 महीने हैं ना यहाँ वाले, ये एक्सक्लूड हो जाएंगे, ये हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अपने पीरियड ऑफ लिमिटेशन को करने की। यानी कि अगर हमें कोई सूट 3 महीने में करना था और आज हमारे 1 महीना बचा था और हमने अभी नोटिस भेजा है, तो ये जो नोटिस का 2 महीने का पीरियड था, इस नोटिस के 2 महीने के पीरियड के बाद भी अभी हमारे पास 1 मंथ बचेगा, जो जितने दिन बचे थे वो बचेंगे, तो ये 2 महीने का पीरियड बीच का एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है, in computing the period of limitation for any suit or application for execution of a decree by any receiver और इंटरिम रिसीवर और इंटरिम रिसीवर, ये जो कंपनीज जब बाइंड अप होती है या फिर कंपनी के अंदर जब इस तरीके का प्रोसेस चलता है ना, तो उसके अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल लगाए जाते हैं। तो उसके लिए बोल रहा है कि अगर यहाँ पे हमें कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट करना है किसी सूट या एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन की जो है, उसके अंदर किसी रिसीवर या इंटरिम रिसीवर के द्वारा फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ पर्सन ऑफ इंसॉल्वेंट, की कौन से पर्सन के लिए, इंसॉल्वेंट पर्सन के लिए, और बाई एनी लिक्विडेटर, कंपनी के केस में लिक्विडेटर होता है, इंडिविजुअल के केस में ये होता है, और प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंटेड इन प्रोसीडिंग ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी द पीरियड बिगिनिंग विद द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सच प्रोसीडिंग, तो जो भी पीरियड आपका जिस दिन ये पीरियड स्टार्ट हो रहा था इस इंस्टीट्यूशन का, and the ending with the expiry of 3 months from the date of appointment of such receiver or liquidator as a case may be shall be excluded, तो जिस दिन आपने इसको अपॉइंट किया था वहां से 3 महीने जो है वो आपके एक्सक्लूड हो जाएंगे, जिस दिन आपने इस रिसीवर को अपॉइंट किया। यानी कि जैसे बताऊं, मान लो कि आपका अगर 15 तारीख को लिक्विडेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है और आपने जाके 17 तारीख को इस रिसीवर को या लिक्विडेटर को अपॉइंट किया, तो 17 तारीख से जो आगे के 3 महीने हैं ना, वो सारे के सारे आपके पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। मतलब 15 से लेके और ये पूरे 3 महीने जो है इंक्लूड नहीं होंगे, इसके बाद लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। ठीक है, ये एक्सक्लूड हो जाएगा। देन सबसेक्शन 4 बोल रहा है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ सूट फॉर पोजीशन ऑफ बाय अ परचेजर एट अ सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री द टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोसीडिंग टू सेट असाइड द सेल हैज बीन प्रोसिक्यूटेड शैल बी एक्सक्लूडेड। तो ये वाला जो पीरियड है हमारा, कौन से वाला, जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन अगर हमें कैलकुलेट करना है कौन से सूट के लिए, जो पोजीशन बाय परचेजर के लिए है, जो परचेजर है जो पोजीशन के लिए ले रहा है एट सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, यानी कि जैसे मान लो ए ने बी के ऊपर सूट कर रखा था, ठीक है, और
क्या बोल रहा है कि इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ सूट फॉर पोजीशन बाय अ परचेजर, कि परचेजर ने जो इसका आगे, जैसे मान लो किसी ने इसकी डिग्री के बेसिस पे एक प्रॉपर्टी खरीद ली, कि जो डिग्री आएगी उसके बेसिस पे, जैसे इसको डिग्री मिल गई इसके अगेंस्ट, ए को बी के अगेंस्ट डिग्री मिल गई और इसने प्रॉपर्टी खरीद ली सी ने, at a sale in execution of a decree. The time during which the proceeding to set aside the sale has been prosecuted shall be excluded. अब ये अगर इसके अगेंस्ट जो हमें इसको सेट असाइड करना है, अगर आगे मान लो इसने कोई सेल कर दी आगे ई को, जब सूट चल रहा था उस दौरान, तो इसको अगर हमें हटाना है, जो इसका टाइम पीरियड है उसके लिए अगर ये कोई सूट करेगा, ठीक है, जो इसके ऊपर सूट करेगा इसको सेट असाइड करने के लिए, तो ये जो पीरियड होगा ना इसकी एग्जीक्यूशन को फाइल करने का, वो जो ये वाला पीरियड है इसको हटाने का, वो वाला जो पीरियड है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। यही बोल रहा है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ सूट फॉर पोजीशन बाय अ परचेजर एट सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, द टाइम ड्यूरिंग विच अ प्रोसीडिंग टू सेट असाइड द सेल हैज बीन प्रोसिक्यूटेड शेल बी एक्सक्लूडेड, तो वो पीरियड हमारा एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, सब सेक्शन 5 में क्या बोल रहा है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट फॉर द टाइम ड्यूरिंग विच द डिफेंडेंट हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम इंडिया। अच्छा, अगर कोई डिफेंडेंट एब्सेंट है इंडिया से, इंडिया की टेरिटरी से जिसके ऊपर ये एक्ट एक्सटेंड हो रहा है, तो वो पीरियड भी हमारा लिमिटेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। सिंपल सी बात सबसेक्शन 5 बोलता है। सबसेक्शन 16 क्या बोलता है, इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर द एक्रूवल ऑफ राइट टू स्यू, की क्या होता है, ये डेथ कब हो रही है, ऑन हो रही है, बिफोर हो रही है, आफ्टर होगी तो सेक्शन 9 जो है वो क्या कहता है कि एक बारी टाइम चालू तो रुकेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे डेथ कब हो रही है, पहले ही हो रही है, जब आपका टाइम स्टार्ट होना था उस दिन से पहले ही आपकी डेथ हो रही है, उस दिन डेथ हो रही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन जिसका जो जी रहा था और उसका राइट टू इंस्टीट्यूट था कोई सूट करने का या एप्लीकेशन करने का, वो मर जाता है बिफोर द राइट एक्रूज, जब वो राइट एक्रूज होता है उससे पहले या उसी दिन मर जाता है, और वेयर द राइट टू इंस्टीट्यूट सूट मेक एन एप्लीकेशन एक्रूज ओनली ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन, या फिर ऐसा राइट था कि अगर वो मरेगा तभी वो राइट आएगा, जैसे होता है ना कि अगर इस व्यक्ति की मौत होगी तभी सूट इंस्टीट्यूट करने का राइट होगा, जैसे इंश्योरेंस वगैरह में भी होता है, तो वाली बात बोल रहा है, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंपाउंडेड फ्रॉम द टाइम व्हेन देयर इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज कैपेबल ऑफ इंस्टीट्यूटिंग सच सूट और मेकिंग एप्लीकेशन। तो अब यहाँ पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन किसका कैलकुलेट होगा, किससे स्टार्ट होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव से, यानी कि अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, उसको कैलकुलेट करना है, और अगर वो मान लो डिसेबल है तो फिर ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन अभी स्टार्ट नहीं होगा, जब उसकी डिसेबिलिटी हटेगी तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन आगे बढ़ेगा। ठीक है, वेर अ पर्सन अगेंस्ट हूम, अब ये अगेंस्ट हूम है, यहाँ पे किसके था, जो करने वाला था उसकी डेथ हो जाती है, जो करने वाला था। अब यहाँ पे बोल रहे जिसके अगेंस्ट करना था, उस राइट एक्रू का होने से पहले उसकी डेथ हो जाती है। If you were living, a right to institute a suit or make an application would have accrued dies before the right accrues, कि मर जाता है राइट एक्रू होने से पहले ही, या फिर उसके मरने पे इस तरीके का राइट एक्रू होता। The period of limitation shall, if computed from the time when there is a legal representative of disease against whom the plaintiff may institute such suit or make such application। ठीक है, तो यहाँ पे उसका जो एल आर है उसके अगेंस्ट ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या था, उसको कैपेबल होना था जिसने करना था, लेकिन यहाँ पे कैपेबिलिटी नहीं देखी जा रही, सीधा सीधा बोल रहा है कि सिर्फ एल आर ऑफ द डिजीज अगेंस्ट हुम प्लेंटिफ में इंस्टीट्यूट सूट और मेक एप्लीकेशन, तो उसके लिए वहां से टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, जैसे उसका एल आर आएगा वैसे ही टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एल आर को कैपेबल होना पड़ेगा, उसकी डिसेबिलिटी अगर कोई है तो वो हटानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ये प्रीएम्पशन वगैरह के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, सेक्शन 16 जो है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, हेरिडिटरी ऑफिस, इन सब पे नहीं होगा। देन सेक्शन 17 पे आते हैं कि अगर कोई फ्रॉड है या कोई मिस्टेक है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। अगर कोई फ्रॉड है ना, अगर आपको 100 साल बाद भी पता चल रहा है, इसको भी आप डिटेल में देख सकते हो, सेक्शन 17 को मेरी सेपरेट वीडियो है, और बाकी बहुत डिटेल में देखना तो अनअकैडमिक भी देख सकते हो। तो सेक्शन 17 के अंदर बोलता है कि इफेक्ट ऑफ फ्रॉड या मिस्टेक क्या होगा। अगर आपको कोई मिस्टेक की नॉलेज या फ्रॉड की नॉलेज आज से 100 साल बाद भी पता चल रही है ना, तो आपको पीरियड ऑफ लिमिटेशन 100 साल तक नहीं चलेगा, जब आपको पता चल रही है तब से आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, सूट और एप्लीकेशन इज बेस्ड अपॉन फ्रॉड ऑफ डिफेंडेंट और रिस्पोंडेंट और इस एजेंट। क्या बोल रहा है कि वेयर इन केस ऑफ सूट और एप्लीकेशन, दो चीजें हैं यहाँ पे हमारे पास, अपील की बात नहीं हो रही, फॉर विच अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब, जिसका कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन है इस एक्ट ने जिसको प्रिस्क्राइब कर रखा है। द सूट और एप्लीकेशन इज बेस्ड अपॉन अ फ्रॉड, की जो सूट या एप्लीकेशन है किसके ऊपर बेस कर रही थी, फ्रॉड के ऊपर कर रही थी, डिफेंडेंट के, रिस्पोंडेंट के या उसके एजेंट के, तीनों के लिए बोल रहा है, डिफेंडेंट, रिस्पोंडेंट या एजेंट के। दूसरी चीज, द नॉलेज ऑफ द राइट और टाइटल ऑन विच द सूट और एप्लीकेशन इज फाउंड इज कंसील्ड बाय द फ्रॉड, कि ये जो नॉलेज थी जिस बेसिस पे ये सूट करना था या एप्लीकेशन लगानी थी, वो जो नॉलेज थी वो क्या की गई, कंसील की गई, छुपाई गई, कैसे, फ्रॉड से छुपाई गई। देन तीसरी चीज बोलता है, द सूट और एप्लीकेशन इज
फॉर रिलीफ फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मिस्टेक, कि ये जो सूट या एप्लीकेशन है किस चीज के लिए, रिलीफ मांगोगे जो किसी ने मिस्टेक की थी उसके लिए। अब जब मिस्टेक मिलेगी तभी तो आपका वो पीरियड स्टार्ट होगा। चौथा बोल रहा है वेयर एनी डॉक्यूमेंट नेसेसरी टू एस्टेब्लिश द राइट ऑफ द प्लेंटिफ और एप्लीकेंट हैज बीन फ्रॉडलेंटली कंसील्ड, कोई डॉक्यूमेंट था जिस बेसिस पे आपके ऊपर जो सूट जिसने करना है प्लेंटिफ ने या एप्लीकेंट जिसने करनी है वो आपने डॉक्यूमेंट जो है छुपा लिया, कंसील कर लिया फ्रॉडलेंटली। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है इन चारों केसेस के अंदर shall not begin to run until the plaintiff or applicant has discovered the fraud, कि जब तक कि plaintiff या applicant को fraud के बारे में पता नहीं चल जाता या mistake के बारे में नहीं पता चल जाता, ये वाली जो थर्ड में mistake थी, और could with reasonable diligence, या फिर अगर ऐसा नहीं कि बस वो बैठ गया, अगर reasonable diligence से उसको ये चीजें पता चल सकती थी, डिस्कवर कर सकता था, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन फिर शुरू हो जाएगा। अगर reasonable diligence के बावजूद भी ये चीजें नहीं पता चल रही थी तो उसके अंदर कह रहा है or in case of concealed document until the plaintiff or applicant first had the means of producing or concealed document or compelling its production। तो जब तक ये चीजें नहीं मिलती तब तक पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं होगा, या फिर अगर कोई मीन्स था उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स निकालने का या इस इन्फॉर्मेशन को पता करने का, उन्होंने उसको भी यूज नहीं किया, रीजनेबल डिलीजेंस नहीं की, तो फिर पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं माना जाएगा, मतलब वो स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपका स्टार्ट नहीं होगा कि वो रीजनेबल डिलीजेंस भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं उसके बावजूद भी। प्रोवाइडेड that nothing in this section shall enable any suit instituted or application to be made to recover or enforce any charge against or set aside any transaction affecting any property which। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे प्रोविजो के अंदर, बोल रहा है कि ये जो सेक्शन है ये एनेबल नहीं करेगा किसी भी सूट जो इंस्टीट्यूट हो रहा है या एप्लीकेशन के लिए रिकवरी के लिए की जो की जा रही है, या फिर किसी चार्ज को इन्फोर्स करने के लिए की जा रही है, या कोई सेट असाइड करने के लिए की जा रही है ट्रांजेक्शन को, किसी प्रॉपर्टी को, विच इन द केस ऑफ फ्रॉड हैज बीन परचेज फॉर अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन, जो कि कैसे खरीदी गई है, वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए, यानी कि ए ने बी ने ए के साथ फ्रॉड किया था किसी चीज के लिए, और बी ने आगे वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए गुड फेथ के अंदर ये प्रॉपर्टी सी को बेच दी, सी ने मतलब कि खरीद ली है, तो सी के ऊपर ये सारी चीजें एप्लीकेबल नहीं होंगी, ए सी के ऊपर इस तरीके का सूट नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसको फ्रॉड वगैरह का नहीं पता था, ये सब चीजें नहीं पता थी, और उसके पास कोई रीजन टू बिलीव भी नहीं था, तो वो जो है फिर इसके ऊपर ये जो सेक्शन है एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरीके से मिस्टेक के लिए भी बोल रहा है कि मिस्टेक के अंदर कोई खरीद लेता है वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए, कंसील्ड डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीजें बोल रहा है तीनों के अंदर। where the judgment debtor has by fraud or force prevented the execution of a decree, कि जो judgment debtor है, judgment debtor कौन होता है, जिसके अगेंस्ट डिक्री आती है, डिक्री होल्डर होता है जिसके फेवर में आती है, जजमेंट डेटर होता है जिसके अगेंस्ट आती है। तो जहाँ पे जो जजमेंट डेटर है वो फ्रॉड से या फोर्स से, दो चीजें हैं, फ्रॉड से या फोर्स से प्रिवेंट करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं होने देता, या ऑर्डर विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर अंदर। तो जो कोर्ट है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द जजमेंट क्रेडिटर या डिक्री होल्डर एक ही बात है, मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड, जो ये जो लिमिटेशन पीरियड है उसके बाद भी अगर एप्लीकेशन लगाता है कोर्ट के अंदर ये डिक्री होल्डर, सेट पीरियड एक्सटेंड द पीरियड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री और ऑर्डर। तो ये जो कोर्ट है वो क्या करेगा, ये जो पीरियड है आपका वो एक्सटेंड कर देगा। क्यों? क्योंकि फ्रॉड या फोर्स था, जैसे ये हटेगा फिर ये एप्लीकेशन लगाएगा तो ये पीरियड जो है वो एक्सटेंड कर देगा। ठीक है, provided that such application is made within 1 year from the date of discovery of the fraud or the cessation of force as the case may be। तो ये जो आप सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 में अगर एप्लीकेशन लगा रहे हो तो आपको विद इन 1 ईयर लगानी है, जब भी आपको इस फ्रॉड के बारे में पता चल रहा है या फिर आपके ऊपर से ये जो फोर्स लग रही थी आपके ऊपर, ये आपकी फोर्स हट रही है, तो आपको इसका विद इन 1 ईयर आपको अपनी एप्लीकेशन लगानी है कि भाई मैं अपना सूट करना चाहता हूँ या एप्लीकेशन जो भी चीज़ है वो करना चाहता हूँ। ठीक है, सेक्शन 18 के ऊपर आते हैं। इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, की अगर कोई चीज राइटिंग में दे देते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा। मान लो किसी चीज का पीरियड 3 साल था, 3 इयर्स का लिमिटेशन पीरियड था, और 2 साल में ही आके कोई आपका जो है राइटिंग में कुछ लिख के दे देता है कि भाई हाँ मैं मान जाता है कि मैंने आपका जो है अमाउंट देना है, तो ये इस सेकंड साल से ना फिर से 3 साल आपके स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए देखना बैंक्स जो होते हैं ना हर एक साल अपने जो भी जिसको लोन दिया होता है उसे कंफर्म करा रखे होते हैं कि हाँ आपने हमें इतना अमाउंट वापस करना है, तो वही चीज हमें सेक्शन 18 के अंदर बता रखी है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो चीज़ है वो कैसे होनी चाहिए, जो भी हम ये एक्नॉलेजमेंट होगी हमारी लाइबिलिटी की वो कैसे होनी चाहिए, राइटिंग में होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए। ठीक है,
राइटिंग में और साइन होनी चाहिए। अब ऑरल के लिए यहाँ पे सबसेक्शन 2 बोलता है कि अगर आप ऑरल में ले लोगे तो क्या होगा, तो सेक्शन 91 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट आ जाएगा जो बोलता है कि रिटन एविडेंस एक्सक्लूड्स ओरल एविडेंस। अब यहाँ पे क्या होगा, सेक्शन 90 जो 18 का सबसेक्शन 1 है उसने स्पेसिफिकली बोल दिया कि राइटिंग में चाहिए। अब यहाँ पे आप ऑरल बोल रहे हो, सेक्शन 91 बोलता है कि अगर कोई चीज कहीं पर्टिकुलरली आपको राइटिंग में बोली गई है लॉ ने, तो आपको वो राइटिंग में ही लेनी पड़ेगी, वहां पे आपका ऑरल एविडेंसेस काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऑरल राइटिंग में बोल दिया सबसेक्शन 1 ने, तो यानी कि अगर आपको ऑरल के अंदर कोई ये चीज देता है तो आपकी वो चीज एप्लीकेबल नहीं होगी, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा ऑरल में अगर कोई एक्नॉलेजमेंट करता है तो। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट के लिए थोड़ी सी बातें बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो कि एक्नॉलेजमेंट जो है सफिशिएंट मानी जाएगी, इवन दो अगर आप ऑमिट कर देते हो एग्जैक्ट नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी और राइट की, आप ऐसे नहीं बताते कि हाँ मैंने इतना ये ऐसे करना था, ऐसे कुछ पूरा एग्जैक्ट नहीं बताते, नॉर्मली बोलते हो कि हाँ अमाउंट देना था इस तरीके से लिख के, तो वो भी माना जाएगा। और एवर्स द टाइम फॉर पेमेंट, हाँ टाइम भी नहीं बताते कि हाँ इतने इस दिन देना है, डिलीवरी परफॉर्मेंस और एंजॉयमेंट हैज येट नॉट कम, या आप उसको आगे बोलते हो कि हाँ हाँ मैंने आपके पैसे देने हैं लेकिन अभी आया नहीं टाइम, तो ये सब चीज़ों के लिए बोल रहा है। इज अकम्पेन्ड बाय रिफ्यूजल टू पे, या फिर आप बोलते हो कि मैंने आपके पैसे देने हैं लेकिन मैं नहीं दूंगा, आप इस तरीके से भी बोल रहे हो ना, एक्नॉलेजमेंट ही है वो। डिलीवर और परफॉर्म और परमिट टू एंजॉय इज कपल्ड विद अ क्लेम टू सेट ऑफ और एड्रेस टू अ पर्सन अदर देन द पर्सन एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी और राइट। या फिर आप क्या करते हो, उसको तो नहीं बोल रहे जिसका आपने अमाउंट देना था, किसी तीसरे पर्सन को जाके बोल रहे हो कि मैंने इसका ये अमाउंट देना था उसको, ऐसे इस तरीके से जो कंडीशन है उनको पूरा करके, तो भी आपकी एक्नॉलेजमेंट मानी जाएगी। साइंड होना चाहिए पर्सनली या उसके एजेंट के द्वारा। और तो वही चीज़ है कि एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री और ऑर्डर शेल नॉट डीम टू बी एन एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और राइट। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 18 कंप्लीट होता है, 19 के ऊपर आते हैं, हमारे 30 तक हमने जाना है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट फॉर डेप्ट और ऑफ इंटरेस्ट ऑन लीगेसी, वेयर द पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट, कि कोई पेमेंट करनी थी डेट की या इंटरेस्ट ऑन लीगेसी, लीगेसी जैसे कोई होता है ना बिल वगैरह होती है उसके अंदर कोई इंटरेस्ट देना था, इज मेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द prescribed period by the person liable to pay the debt or legacy or his agent duly authorized in this behalf, a fresh period of limitation shall be computed from the time when the payment was made। कि अगर आपको जिस दिन पे करना था आपने उससे पहले ही आके पे कर दिया, जैसे 18 में कर रहे थे ना वही चीज़ है, उससे पहले ही आके पे कर दिया, तो आपका यहाँ से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर से ये डेट आने से पहले ही आपका फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये 1 जनवरी 1928 वाली बात ये हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि ये चीज़ें तो चली गई है। ठीक है, बाकी रीड करोगे इजी सेक्शन समझ आ जाएगा। 20 के ऊपर आते हैं, इफेक्ट ऑफ नॉलेज और पेमेंट और बाय अनदर पर्सन, कि कोई और पर्सन आके पेमेंट कर देता है। तो द एक्सप्रेशन एजेंट ड्यूली अथराइज इन दिस बिहाफ, की ये जो एक्सप्रेशन है हमारा एजेंट ड्यूली अथराइज इन दिस बिहाफ जो हमने सेक्शन 18 या 19 के अंदर पढ़ा, शेल इन केस ऑफ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी इंक्लूड इज लॉफुल गार्डियन, तो यहाँ पे उसके लॉफुल गार्डियन, कमेटी, मैनेजर, उसका एजेंट ड्यूली अथराइज सच गार्डियन, कमेटी और मैनेजर और साइन टू एक्नॉलेजमेंट और मेक पेमेंट, ये सब उसके अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, जो हमने 18 और 19 के अंदर पढ़े हैं। Then nothing in the said section renders one of several joint contractors, partners, executor or mortgages chargeable by reason only of written acknowledgement signed by or payment made by your agent or any other of them। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो लोग हैं ना जो जनरली होते हैं ऑथोराइज पर्सन होते हैं, लेकिन ये नहीं होंगे ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्टर्स या पार्टनर्स सेक्शन 18 19 के लिए। अदरवाइज पार्टनर्स क्या होते हैं, एजेंट ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं माने जाएंगे क्योंकि मना कर दिया। ठीक है, एग्जीक्यूटर्स, मॉर्टगेजीज, ये सब आपके इंक्लूड नहीं होंगे किसके अंदर, ऑथोराइज एजेंट के अंदर। अदरवाइज ये जो लोग हैं ना जो लॉफुल गार्डियन हो गए, कमेटी हो गए, मैनेजर हो गए, ये सब जो है वो ऑथोराइज एजेंट के अंदर आएंगे। सेक्शन 18 और 19 के लिए है ये स्पेसिफिकली। देन सबसेक्शन 3 के अंदर बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ द सेड सेक्शंस एन एक्नॉलेजमेंट साइंड और पेमेंट मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लाइबिलिटी और बाय ड्यूली ऑथोराइज एजेंट, जो सबसेक्शन 1 वाले हैं, of any limited owner of property who is governed by Hindu law shall be a valid acknowledgement or payment as the case may be against a revisioner succeeding to such liability। अब ये क्या है, क्या होता है कि जैसे ए क्या करता है, बी को उसकी लाइफ टाइम के लिए प्रॉपर्टी दे देता है, तो बी क्या हो गया यहाँ पे लिमिटेड ओनर हो गया उस प्रॉपर्टी का। उसके बाद या तो प्रॉपर्टी ए को वापस जाएगी या ए के लीगल हेयर के पास आएगी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास, तो ये क्या हो जाएगा, रिविजनर हो जाएगा जिसके पास प्रॉपर्टी वापस आ रही है। तो इसके लिए क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई एक्नॉलेजमेंट इसने साइन की है, an acknowledgement signed or payment made in respect of any liability or by the duly authorized agent of any limited honor property, किसने limited honor property ने अगर कोई liability इस तरीके से साइन की है या पे की है, who is governed by Hindu law shall be a valid acknowledgement, तो ये भी एक valid acknowledgement ही मानी जाएगी। तो अगर इस तरीके से ये कर देता है तो ये रिविजनर के ऊपर एप्लीकेबल होगी, जो उसका एलआर था या ए था उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगी। एज अ केस में भी अगेंस्ट द रिविजनर सक्सीडिंग टू सच लाइबिलिटी। ठीक है, सिंपल। देन
यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेयर लायबिलिटी हैज बीन इनकर्ड बाय, लायबिलिटी इनकर हुई है on behalf of Hindu undivided family as such, an acknowledgement or payment made by any duly authorized agent of manager of the family for the time being in force shall be deemed to have been made on behalf of the whole family. तो अगर मैनेजर इस तरीके की कोई एक्नॉलेजमेंट या पेमेंट करके आ रहा है एचयूएफ का जो मैनेजर है, तो वो पूरी फैमिली के अगेंस्ट मानी जाएगी। तो ये ए और बी के अंदर है, आई होप समझ आया हो। 21 के ऊपर आते हैं। इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिफ और डिपेंडेंट, कि अगर कोई न्यू प्लेंटिफ या डिपेंडेंट ऐड किया जाता है, जो ऑर्डर 1 के अंदर हम देखते हैं सब्सटीट्यूशन और एडिशन स्ट्राइकिंग ऑफ डिपेंडेंट प्लेंटिफ की बात करते हैं। तो इंस्टीट्यूट होने के बाद कोई सूट अगर इंस्टीट्यूट हो गया है, न्यू प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को सब्सटीट्यूट किया जाता है या ऐड किया जाता है, तो जो सूट है शेल एज रिगार्ड हिम बी डीम टू हैव बीन इंस्टीट्यूट व्हेन ही वाज सो मेड पार्टी। तो उसके लिए सूट कब से इंस्टीट्यूट माना जाएगा, जब से उसको पार्टी बनाया गया है प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को। प्रोवाइडेड प्रोविजो बोल रहा है वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाई, लेकिन जहां पे कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि ये जो ओमिशन है प्लेंटिफ को, नए प्लेंटिफ को इंक्लूड करने की या डिफेंडेंट को, वाज ड्यू टू मिस्टेक मेड बाय गुड फेथ, कि वो गुड फेथ के अंदर की गई थी मिस्टेक, तो वहां पे कोर्ट क्या डायरेक्शन दे सकता है कि सूट एज रिगार्ड सच प्लेंटिफ और डिफेंडेंट शेल बी डीम टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन एन अर्लियर डेट। तो कोई भी अर्लियर डेट जो कोर्ट को ठीक लग रही है उससे भी मान सकता है कि इनके लिए जो सूट है प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के लिए उस दिन से इंस्टीट्यूट हुआ है। अगर ये गुड फेथ नहीं लगता कोर्ट को, तो फिर जिस दिन उनको पार्टी बनाया गया उस दिन से उनके लिए वो सूट माना जाएगा। ठीक है। सेक्शन 21 के सबसेक्शन 2 पे आते हैं। नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई इन केस वेयर पार्टी इज एडेड और सब्स्टिट्यूटेड ऑइंग टू असाइनमेंट और डिवोल्यूशन ऑफ एनी इंटरेस्ट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट। अगर इस रीजन की वजह से अगर किसी को पार्टी बनाया जा रहा है या डिफेंडेंट बनाया जा रहा है, सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, तो जो सबसेक्शन 1 वाली बात है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। और वेयर द प्लेंटिफ इज मेड अ डिफेंडेंट और अ डिफेंडेंट इज मेड अ प्लेंटिफ, ट्रांसपोजिशन हो रहा है कि प्लेंटिफ को डिफेंडेंट बना रहे हैं, डिफेंडेंट को प्लेंटिफ बना रहे हैं, तब भी सबसेक्शन 1 वाली बात नहीं होगी, शुरू से ही उनको पार्टीज माना जाएगा। अब कंटिन्यूइंग ब्रीचेस एंड टॉट की बात कर रहा है कि जहां पे कंटिन्यू ब्रीच होता है या टॉट होता है, तो इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जहां पे लगातार आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहे हो, या और इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग टॉट हो रहा है, तो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन बिगन टू रन एवरी मूवमेंट। तो हर एक मूवमेंट पे आपका फ्रेश पीरियड चल रहा है। अगर 1 तारीख से लेके 2 को भी आपने ब्रीच टॉट कर रहे हो, 3 को भी कर रहे हो, 4 को भी कर रहे हो, तो 1 को स्टार्ट हुआ था, ये वाला खत्म, 2 से फिर स्टार्ट हो जाएगा, 3 से फिर स्टार्ट हो जाएगा, 4 से फिर स्टार्ट हो जाएगा, तो हर एक मूवमेंट वो पीरियड आपका स्टार्ट रहेगा। देन 23 क्या बोलता है, सूट फॉर कंपनसेशन फॉर एक्ट नॉट एक्शनेबल विदाउट स्पेशल डैमेजेस। तो इन केस ऑफ सूट फॉर कंपनसेशन, ऐसे कंपनसेशन के सूट जो कि कैसे हैं, जहां पे अगर आपको स्पेशल डैमेजेस होंगे तभी आप सूट कर सकते हो। जैसे टोर्ट में भी दोनों चीजें आती हैं कि क्या कहते हैं, इंजरी या साइन डैमनम होता है कि आपको इंजरी होगी, कोई डैमेजेस होगी, वो वाली केस नहीं। आप डैमेजेस नहीं भी हुए तो भी आप सूट कर सकते हो, वाली केस नहीं। आप केस कब कर रहे हो, अगर कोई आपको अगर आपको कोई स्पेशल डैमेजेस होते हैं तभी अगर आप कर सकते हो, उसके लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपको सूट फॉर कंपनसेशन करना है फॉर एनी एक्ट विच डज नॉट गिव राइट टू कॉज ऑफ एक्शन, लेकिन जिसकी वजह से कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं हो रहा, अनलेस सम स्पेसिफिक इंजरी एक्चुअली रिजल्ट, की कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होगा, जब आपको कोई स्पेसिफिक इंजरी होती है। तो द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम टाइम इन द इंजरी रिजल्ट। तो जब भी आपकी इंजरी रिजल्ट करेगी, जब भी वो इंजरी आएगी, उस दिन से आपका लिमिटेशन पीरियड जो चलना है वो स्टार्ट होगा। ज्यादा डिटेल के लिए आप स्पेसिफिक वीडियोस देख सकते हैं एंड अनअकैडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। 24 के अंदर बोल रहा है कम्यूटेशन ऑफ टाइम मेंशन इन इंस्ट्रूमेंट। ऑल इंस्ट्रूमेंट शेल फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट डीम टू बी मेड विद रेफरेंस टू जॉर्जियन कैलेंडर, कि आप जितनी भी चीजें फॉलो करोगे वो कौन सी करोगे, जॉर्जियन कैलेंडर, जो जनवरी फरवरी मार्च वाले डेज होते हैं वही करोगे। देन यहाँ 25 के अंदर एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप बाय पोजीशन, यानी कि प्रेस्क्रिप्शन की बात कर रहा है। ईजमेंट के अंदर हमने देखा है ना कि कोई पीरियड अगर हम कोई प्रॉपर्टी अगर हम 20 ईयर्स तक कोई ईजमेंट अगर 20 ईयर्स तक एंजॉय कर लेते हैं तो वो हमारी हो जाती है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि जैसे मान लो आपके यहाँ पे इस विंडो से लाइट आ रही है, आपके साथ इतना घर है और आपको 20 साल हो गए पीसफुली एंजॉय करते हुए, तो ये आपका राइट बन जाएगा कि आप आपका ये इसके ऊपर बाय ईजमेंट, जिसको हम प्रेस्क्रिप्शन बोलते हैं, अब आपका इसके ऊपर राइट बन जाएगा। यही चीज़ बोल रहा है। वेयर द एक्सेस, ठीक है, जैसे कोई रास्ता वास्ता किसी और के घर से जा रहा है, ये जो प्रॉपर्टी होती है सर्वियंट प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी डोमिनेंट प्रॉपर्टी होती है। एंड यूज ऑफ लाइट और एयर टू एड फॉर एनी बिल्डिंग हैव बीन पीसफुली एंजॉयड, कैसे हुई है, पीसफुली एंजॉयड हुई है विद देयर विद एज एन ईजमेंट, ईजमेंट के तौर पर, एंड एज अ राइट विदाउट इंटरप्शन, बिना इंटरप्शन के, फॉर 20 ईयर्स। एंड वेयर एनी वे ऑफ वाटर कोर्स और यूज ऑफ एनी वाटर, ये सब चीजें बता रहा है, पानी वानी कुछ भी आ रहा है, पीसफुली एंजॉय हुआ है, ओपनली एंजॉय हुआ है किसी पर्सन के द्वारा बिना इंटरप्शन के 20 साल तक। तो ये जो राइट टू सच एक्सेस एंड यूज ऑफ लाइट, एयर, वे, वाटर कोर्स, यूज ऑफ वाटर और अदर इजमेंट शैल बी एब्सोल्यूट। अब ये आपका राइट कैसा बन जाएगा, एब्सोल्यूट एंड इंडिफिसिबल बन जाएगा। अब आपको इस राइट से कोई नहीं हटा सकता। तो ईच ऑफ सेट प्रॉपर्टी ऑफ 20 years shall be taken by period ending within 2 years next before the institution of the suit wherein the claim to which the set period relate is contest।
कंटेस्टेड बोल रहा है कि जब आपके 20 साल खत्म हो रहे हैं इसके विद इन 2 ईयर्स आपको अपना सूट करना है, यही चीज बोल रहा है सबसेक्शन 2 के अंदर। सबसेक्शन 3 में बोल रहा है वेयर द प्रॉपर्टी ओवर द राइट इज क्लेम अंडर सबसेक्शन 1 बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, अगर ये गवर्नमेंट को बिलोंग करेगी तो आपको 20 साल का पीरियड कितना हो जाएगा, 30 ईयर्स का हो जाएगा। ठीक है, देन एक्सप्लेनेशन में बोल रहा है जो जो इंटरप्शन आपको बोल रहा है ना कि आपको पीसफुली एंजॉय करने कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए, तो इंटरप्शन कम से कम 1 ईयर की होनी चाहिए। जैसे मान लो आपको बीच में किसी एक दिन के लिए हटा दिया, 2 दिन के लिए हटा दिया, तो वो इंटरप्शन नहीं मानी जाएगी। पूरे 1 साल के लिए इंटरप्शन होनी चाहिए तो आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म होगा। यानी आप 14 साल तक किसी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे थे, आपको 2 दिन के लिए उससे हटाया, तो अभी भी आप बाद में यूज करते हो तो आपके बाकी 6 साल बीतेंगे और आपको 20 साल हो जाएंगे। लेकिन 14 साल तक कर रहे हो, 1 साल तक आपको बीच में एंजॉय नहीं करने दिया उस प्रॉपर्टी को, तो आपका ये 14 साल जीरो हो जाएंगे, आपको दोबारा से 20 साल तक एंजॉय करना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पे राइट बनेगा। एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ रिवर्जनर और सर्वियन टेनेमेंट बोल रहे हैं। रिविजनर मैं बता चुका हूँ आपको कौन होता है ना, और सर्वियन टेनेमेंट कौन होता है ये भी बता चुका हूँ कि जिसकी प्रॉपर्टी से कोई प्रॉपर्टी दूसरी एंजॉय की जा रही होती है। ये अगर यहाँ से रास्ता निकल रहा है तो ये सर्वियंट है, इसको एंजॉय किया जा रहा है, ये डोरमेंट है। तो वेयर एनी लैंड और वाटर अपॉन ओवर और फ्रॉम विच एनी ईजमेंट हैज बीन एंजॉयड और ड्राइव्ड हैज बीन हेल्ड अंडर और बाय वर्च्यू ऑफ एनी इंटरेस्ट फॉर द लाइफ ऑफ टर्म फॉर एक्सीडिंग 3 ईयर्स, 3 साल से ज्यादा का टाइम है, फ्रॉम ग्रांटिंग देयर ऑफ द टाइम ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ सच ईजमेंट during the continuance of such interest or the term shall exclude in computation of the period of 20 years। तो इस तरीके का जो पीरियड है, मान लो कि कोई प्रॉपर्टी जो है रिविजनर के पास आनी है, ठीक है, और जो पीरियड है किसने एंजॉय किया है, जो जिसका लाइफ इंटरेस्ट, तो उसके अंदर 3 साल का पीरियड से अगर कम किया है तो वो पीरियड जो इंक्लूड नहीं होगा। तो क्या बोल रहा है, वेयर एनी लैंड और वाटर अपॉन ओवर और फ्रॉम विच एन ईजमेंट हैज बीन एंजॉयड, कि जैसे मान लो इस वाली प्रॉपर्टी के ऊपर से ईजमेंट एंजॉय की गई है और ड्राइव्ड हैज बीन हेल्ड अंडर बाय वर्च्यू ऑफ एनी इंटरेस्ट फॉर लाइफ। तो ये जो है प्रॉपर्टी कैसे रखी गई थी, इसके अंदर किसी का लाइफ इंटरेस्ट था, ठीक है, और टर्म्स ऑफ ईयर्स एक्सीडिंग 3 ईयर्स फ्रॉम ग्रांटिंग देयर ऑफ, 3 साल से ज्यादा का, द टाइम ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ सच ईजमेंट ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सच इंटरेस्ट, तो जितने टाइम तक इसका इंटरेस्ट था ना जब इस प्रॉपर्टी को एंजॉय किया गया है, और टर्म शैल बी एक्सक्लूडेड इन कंप्यूटेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। तो जब तक इसके अंदर लाइफ इंटरेस्ट था तो ये वाला पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा लिमिटेशन को कैलकुलेट करने के लिए विद इन 3 ईयर्स नेक्स्ट आफ्टर द डिटर्मिनेशन ऑफ सच इंटरेस्ट और टर्म रजिस्टर्ड बाय पर्सन एंटाइटल्ड टू सच डिटर्मिनेशन ऑफ द सेड लैंड और वाटर। ठीक है, सेक्शन 26 के अंदर ये बोल रहा है। देन 27 बोल रहा है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट और प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है। एट द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड हियर बाय लिमिटेड टू एनी पर्सन, ये आपसे राइट लेके जा रहा है, आपका राइट छीन रहा है सेक्शन 27, ठीक है, ये राइट नहीं छीन रहे थे, राइट छीन रहा है। एट द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड हियर बाय लिमिटेड, ये जो 20 साल 30 साल का पीरियड दिया गया था, टू एनी पर्सन फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट फॉर पोजेशन, या जो भी जितना भी लिमिटेशन पीरियड दिया गया है किसी प्रॉपर्टी के लिए सूट करने के लिए, हिज राइट टू सच प्रॉपर्टी शैल बी एक्सटिंग्विश्ड, जो आपका राइट है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, आपका राइट ही नहीं रहेगा उस प्रॉपर्टी में। अदरवाइज जो हमारा लिमिटेशन एक्ट है वो क्या कर रहा है, रेमेडी लेके जा रहा है ना हर जगह से, राइट तो रख रहा है आपका, लेकिन सेक्शन 27 क्या कर रहा है, आपसे राइट छीन रहा है आपका, ठीक है, इतने टाइम पीरियड बाद आपका राइट छीन रहा है, आपका उस प्रॉपर्टी पे कोई राइट ही नहीं रहा। ठीक है, देन 28 29 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, 30 भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 30 इतनी सी बात बोलता है कि मान लो जो हमारा पुराने वाला एक्ट था 1908 वाला एक्ट था लिमिटेशन एक्ट, उसके अंदर कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन दे रखा है, और 1963 के अंदर जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन दे रखा है, तो मैक्सिमम पीरियड यहाँ पे हमें देता है 7 ईयर्स का। यानी कि इसके हिसाब से कोई सूट होना था और 63 से पहले लिमिटेशन पीरियड उसका स्टार्ट हुआ, तो मैक्सिमम इसके बाद 7 साल मिलेंगे। अगर उससे कम का टाइम पीरियड बचा था तो वो वाला, मान लो कि 1961 के अंदर टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया था 1908 वाले एक्ट के हिसाब से, और पीरियड ऑफ लिमिटेशन था उसके अंदर 4 साल, तो 1964 में खत्म हो जाता, तो ये वाला 64 में ही खत्म हो जाएगा। मान लो 6108 के एक्ट के हिसाब से था 12 साल का टाइम पीरियड था, 61 में शुरू हुआ, कब खत्म होगा 73 में, लेकिन इस ये बोलता है कि 63 एक्ट शुरू हो गया तो इसके विद इन 7 ईयर्स आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो जाएगा, यानी कि 70 के अंदर, अगर वो 1900 एक्ट के हिसाब से शुरू हुआ था तो। ठीक है, तो ये चीज़ हमें सेक्शन 30 के अंदर बोली। आई होप आपको समझ आया हो। 31 में कुछ नहीं है, 32 भी ऐसे ही है, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अनअकैडमी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं कुशांक 10 कोड यूज़ करके। अभी हम CPC कर रहे हैं डिटेल में कवर, तो उसको भी आप कर सकते हैं। लिमिटेशन एक्ट अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।